उन्होंने एक भयावह अनुमान लगाया, ये जियांटियन उतना सरल नहीं हो सकता जितना हमने सोचा था। मुझे संदेह है कि वह ओल्ड मास्टर ये द्वारा आगे रखा गया मोहरा नहीं है। इसके बजाय ये संभावना है कि ओल्ड मास्टर ये वह मुखौटा है जिसका वह उपयोग कर रहा है। ये सुनकर जिन रुयांग ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? जिन यू ने सीधे तौर पर जिन रुयांग के साथ अपने द्वारा खोजे गए संदिग्ध बिंदुओं को साझा किया। मैंने कुछ समय पहले ये तियानजियांग पर कुछ शोध किया था। ये परिवार के अधिकांश मामलों का निर्णय मूलतः ये तियानजियांग द्वारा किया जाता है, जबकि ओल्ड मास्टर ये गैर भागीदारी की नीति का पालन करते हैं। ये तथ्य कि वह इस बार आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थे, बहुत अच्छी तरह से एक चाल के भीतर एक चाल हो सकती है। सतह पर ऐसा लगता है कि वह ये जियांटियन को पकड़े जाने से बचाने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है। ओल्ड मास्टर ये जल्दबाजी में निर्णय लेने वाले व्यक्ति नहीं हैं। इस विचारधारा का लाभ उठाते हुए वह हमें यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करता है कि ओल्ड मास्टर यही पर्दे के पीछे की असली शक्ति है और ये जियांटियन सिर्फ एक मोहरा है। वास्तव में ये बहुत संभव है कि ओल्ड मास्टर ये वास्तव में वह मोहरा है जिसे ये जियांटियन ने आगे रखा था। क्या तुम्हें कुछ पता चला? जिन रुयांग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जिन यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। डेल्टा के प्रमुख ड्रग तस्कर ने ये जियांटियन से मुलाकात की है और ये जियांटियन के सामने उसका रवैया काफी अजीब था। अजीब? जिन रुयांग ने अपनी उलझन व्यक्त की। जिन यू ने सिर हिलाया। तार्किक रूप से भले ही ये जियांटियन चीजिन के साथ सहयोग कर रहा हो, उसे चीजिन का पक्ष लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि चीजिन की स्थिति को देखते हुए वह किसी की चापलूसी करने के लिए नीचे नहीं गिरेंगे। लेकिन ये जियांटियन के सामने वह वास्तव में बेहद सम्मानजनक था। क्या तुम्हें यकीन है? जिन रुयांग ने आश्चर्य से कहा। चीजिन संभवतः ये जियांटियन के प्रति अत्यंत सम्मानपूर्ण कैसे हो सकते हैं? मुझे यकीन है क्योंकि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। वह पिछले कुछ समय से इस मामले में व्यस्त थे। ऐसा लगता है कि ये जियांटियन वास्तव में हम दोनों की कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। जो व्यक्ति चीजिन को अत्यंत सम्मान दे सकता है वह संभवतः ओल्ड मास्टर ये का मोहरा नहीं हो सकता। ये वास्तव में जिन यू का अनुमान था। जू नैनियन को घर वापस लाने के बाद जिन यू ने इस मामले पर पूरी तरह से कार्रवाई करने की योजना बनाई। इस यात्रा में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। अब चूंकि ये जियांटियन बीजिंग लौट आया था, उसने किसी को चीजिन पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया था। हालांकि उस क्षेत्र में चीजिन का प्रभाव बहुत मजबूत था और जिन लोगों को उसने भेजा था वे उसके बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं कर सके। उन्होंने यह बात जिन रुयांग के साथ साझा की। जिन रुयांग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मेरा अंतिम मिशन इसी मामले से संबंधित था। मैं जांच में शामिल होने के लिए आवेदन करूंगा। वह जिन यू की अपने भाई से बदला लेने की इच्छा को समझता था और उसे रोकने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि ऐसा करना बेकार होगा, क्योंकि वह अपने युद्ध साथी को खोने का दर्द जानता था। इसके अलावा यह एक अन्यायपूर्ण मौत थी। यदि कोई लीक नहीं हुआ होता तो ऐसी स्थिति में जहां जीत सुनिश्चित थी, उन्हें हताहत कैसे हो सकते थे? तारांकन। बहुत सारी समस्याओं से परेशान होकर जू नैनियन अंततः अपने गले में स्कार्फ डालकर दुकान पर गई। यह शादी का केवल दूसरा दिन था और यान कुई हुआ और जू डावे स्टो में नहीं थे, न ही जू जेकियांग। केवल चेन शियाओरो, किनफैंग और 2 चाची वांग, जिन्हें बाद में काम पर रखा गया था, वहां मौजूद थे। चेन शियाओरो खातों को संभालने के प्रभारी थे। जू नैनियन ने अंदर झांका और देखा कि व्यापार अभी भी फल फूल रहा था। दुकान में एक परिचित व्यक्ति भी था जो कोने की मेज पर झुका हुआ था और बड़े चाव से भोजन का आनंद ले रहा था। जू न्यानियान अवाक रह गया। दादाजी। वह दौड़कर उस जगह पहुंची जहां बूढ़ा आदमी नूडल्स खा रहा था। जू नैनियन की आवाज सुनकर उसने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। नैनियन, तुम यहाँ हो? देखो, दादाजी यहाँ व्यापार की देखभाल में मदद करने के लिए आए हैं। जू नैनियन हंसी और आंसू के बीच फंस गया। दादाजी, क्या मैंने आपको उस दिन बटर सॉस का एक जार नहीं दिया था? आप घर पर नानी से इसे बनवा सकते हैं। बूढ़े आदमी ने अपना मुंह पोंछा। ये वैसा नहीं है, यहाँ का सूप बहुत स्वादिष्ट है। जू नैनियन असहाय थी, लेकिन उसके पास अपने दादा के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दुकान छोड़ने के बाद जू नैनियन ली किंगशुई से मिलने गए। जू नैनियन को देखकर ली किंगशुई ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, यो, क्या दुल्हन को घर पर आराम नहीं करना चाहिए? तुम बाहर क्यों भागे? इस पर जू नैनियन ने होंठ सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, बहन किंगशुई, आगे बढ़ो और मुझे चिढ़ाओ। वैसे हाल ही में शहर में लियूयूसू की बिक्री कैसी चल रही है? उसने 80,000 लियूयूसू तैयार कर रखे थे बेचने के लिए। उसकी पूछताछ सुनकर ली किंगशुई की आंखें मुस्कुराहट के साथ सिकुड़ गईं। व्यापार अविश्वसनीय रूप से अच्छा है। नैनियन, मुझे कहना होगा कि आपके साथ साझेदारी करना सही निर्णय था। क्या आप जानते हैं कि उन 80,000 लियूयूसू में से अब आपके पास कितने बचे हैं? जू नैनियन को सचमुच पता नहीं था। उसने लियूयूसू को नानशुई रोड पर एक गोदाम में संग्रहित कर रखा था
तथा झाओ पांग को निर्देश दिया था कि वह इसकी देखभाल करे और जब भी ली किंगशुई को और स्टॉक की आवश्यकता हो उसे उपलब्ध कराए। वह अभी तक नानशुई रोड क्षेत्र में नहीं गई थी। आखिरकार यह उसकी शादी का केवल दूसरा दिन था। ली किंगशुई ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, 50,000 पहले ही बिक चुके हैं और आज और लोग अतिरिक्त ऑर्डर देने आए हैं। इतना ही नहीं, जो स्टो पहले मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं थे वे सभी मुझे ढूंढने आए हैं। ली किंगशुई को विशेष रूप से गर्व था। मैंने उनसे कहा था कि उन्हें इसका पछतावा होगा और देखो वे पहले से ही पछतावा कर रहे हैं। लेकिन मुझे याद है कि आपने क्या कहा था, क्योंकि इस समय शहर में केवल एक ही दुकान है और आपकी अनुमति के बिना मैं उनसे सहमत होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। 50,000। जू नेनियन आश्चर्यचकित थी। उन्होंने निश्चित रूप से इतनी अधिक बिक्री की उम्मीद नहीं की थी। 80,000 रुपये एक महीने की बिक्री के लिए थे। कितने दिन हो गए? बस लगभग एक सप्ताह। मात्रा को सीमित किए बिना पागलों की तरह बेचना। आश्चर्यचकित होते हुए भी जू नेनियन ने फैक्ट्री के मामलों पर शीघ्रता से काम शुरू करने के बारे में सोचा। कुछ सोचने के बाद जू नेनियन ने सीधे कहा, उन व्यस्त शहरों के लिए एक और साझेदारी की दुकान जोड़ें। लियुएसू की अच्छी खबर के अलावा डू वेनवेन द्वारा खोली गई दुकान ने भी जू नेनियन के कहे अनुसार काम किया और वह और अधिक व्यस्त होती गई। और क्योंकि उसकी दुकान शू नेनियन की दुकान से काफ़ी दूर थी, इसलिए किसी भी व्यवसाय पर दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लगभग 10 दिन बाद, जो महीने के अंत के साथ मेल खाता था, डू वेनवेन जू नेनियन को लाभांश का उसका हिस्सा देने आया। जू नेनियन को हाल ही में धन का निरंतर प्रवाह महसूस हुआ। इसके बाद वह नानशुई रोड पर गई, जहां झाओ पांग ने मुस्कुराते हुए उसे 50,000 लियुएसुस बेचने से हुई कमाई दे दी। जू नेनियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आज सिर्फ पैसे इकट्ठा करने के लिए बाहर आई थी। उसने जल्दी से पैसे बैंक में जमा कर दिए। मात्र 50,000 लियुएसुस से उसने 10,000 युआन कमाए थे। उसके पास जो कुछ था, आज दुकान से जो पैसा उसने इकट्ठा किया था और डू वेनवेन जो लाया था, उसे मिलाकर अब उसके पास कुल मिलाकर लगभग 18,000 युआन थे। अचानक वह एक धनी व्यक्ति बन गई। वह अपने प्रयासों से 10,000 युआन का घर बन गई। क्या जिन यू को एक शुभ पत्नी का सौभाग्य प्राप्त है? जू नेनियन ने नानचेन काउंटी के प्रत्येक शहर में व्यवसायों पर एकाधिकार करने के बारे में सोचा, जिससे उसकी कमाई और बढ़ जाएगी। फिर भी उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि आगे की राशि इतनी अधिक होगी। पैसे जमा करने के बाद जू नेनियन को अपनी उत्तेजना को शांत करने में काफ़ी समय लगा। उसने सोचा कि लियुएसू इतनी लोकप्रिय क्यों हो गई। स्वादिष्ट होना एक बात थी, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अचानक से प्रतिबंधों को हटा दिया था और असीमित बिक्री की अनुमति दे दी थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग शुरुआत में ही इन्हें खरीद लेंगे। इस शुरुआती भीड़ के बाद बिक्री धीरे धीरे स्थिर हो जाएगी और उसके बाद उतनी अच्छी बिक्री नहीं होगी। फिर भी जू नेनियन अभी भी बहुत खुश था। वह अपनी बैंक बुक पाकर इतनी खुश हुई कि वह वहीं उछलने लगी। और फिर वह सचमुच कूद पड़ी। वह लगभग किसी से टकरा गई, लेकिन सौभाग्य से वह व्यक्ति समय रहते बच गया। जू नेनियन ने यह नहीं देखा कि दूसरा कितनी तेजी से आगे बढ़ गया था। 5 सेंटीमीटर से भी कम दूरी होने के बावजूद वह तेजी से पीछे हटने में कामयाब रहा। हालांकि वह किसी से नहीं टकराई थी, फिर भी जू नेनियन ने तुरंत माफ़ी मांगी। माफ़ करना, मैंने तुम्हें नहीं मारा, है ना? तभी जू नेनियन को अपने सामने खड़े आदमी पर स्पष्ट नज़र पड़ी। उस आदमी के चेहरे की संरचना त्रिआयामी और गहन थी। उसकी आंखें गहरी थीं, जो एक ठंडे और शांत गहरे तालाब की तरह था प्रतीत होती थीं। काले रंग का सूट पहने वह लंबा और सीधा था। 1 मीटर 70 की ऊंचाई वाले जू नेनियन उनसे लगभग एक सिर छोटे थे। उस आदमी का चेहरा सौम्य सुंदर था, हालांकि उनके चारों ओर का माहौल सौम्य शब्द से पूरी तरह से विपरीत था। तीखा। जू नेनियन की उसके बारे में यही धारणा थी। उस आदमी ने उसे गहरी नज़र से देखा, जू नेनियन को नज़रअंदाज किया और फिर ज़मीन पर गिरी हुई कोई चीज़ उठाने के लिए नीचे झुका। जू नेनियन ने देखा कि जो गिरा था वह एक बहुत छोटा वेबल था, जो काफ़ी असामान्य लग रहा था। ऐसे आभा वाले आदमी को इस तरह का छोटा खिलौना पसंद आया। हालांकि जू नेनियन ने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने पहले ही माफ़ी मांग ली थी और चूंकि वह उससे नहीं टकराई थी और वह उसमें रुचि नहीं ले रहा था, इसलिए वह जिद नहीं करने वाली थी। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उस आदमी ने उसकी कलाई खींच ली और शू नेनियन ने सहज रूप से उसे झटक दिया। हाथ का तापमान बहुत ठंडा था। तुम क्या कर रहे हो? जू नेनियन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। अचानक किसी लड़की की कलाई क्यों पकड़ी? अपनी कलाई पर किसी अन्य पुरुष का स्पर्श महसूस करने से जू नेनियन विशेष रूप से असहज हो गई। उस आदमी ने जू नेनियन की नाराजगी देखी, उसकी ओर उदासीनता से देखा और कहा, तुम्हारा दुपट्टा। वह गिर गया। तभी शू नेनियन को एहसास हुआ कि उसकी गर्दन बहुत ठंडी हो गई है। उसने सहज रूप से अपनी गर्दन ढक ली और उसे एहसास हुआ कि उसने उसके साथ गलत किया है। उसने बार बार माफ़ी मांगी, मुझे बहुत खेद है, धन्यवाद।
जू नैनियन को लगा कि यह आदमी बहुत खतरनाक है, इसलिए उसने उससे बात करना बंद कर दिया और उसे धन्यवाद देने के बाद जल्दी से चली गई। जू नैनियन के जाने के बाद ये जियांगटियन वहीं खड़ा रहा। काफ़ी देर बाद वह मुड़ा और बैंक के बगल वाले होटल में चला गया। होटल में मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने कहा, जियांग, वह सुंदरी बुरी नहीं है, मैं उसे चाहता हूँ। अजीब चीनी भाषा बोलते हुए वह एक विदेशी की तरह लग रहा था। वह महिला जिससे ये जियांगटियन की मुलाकात नीचे हुई थी, उसने उसे देखा था। वह पूर्वी महिलाओं की सुंदरता की सराहना कभी नहीं कर पाया था जब तक कि उसने उस लड़की को नहीं देखा। अरे बाप रे, येल ने पहली बार इतनी सुंदर महिला देखी थी। वह एक देवदूत की तरह सुंदर थी, जिससे वह पहली नज़र में ही उसकी इच्छा करने लगा। ये जियांगटियन ने येल के शब्दों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसकी ठंडी निगाहें उसकी ओर उठीं। मैं यहाँ आपके साथ गंभीर मामलों पर चर्चा करने आया हूँ। बेहतर होगा कि आप बाकी सब बातें चुप रहें, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप कल भी जीवित रहेंगे। ये सुनकर येल के चेहरे पर क्रोध की एक झलक उभरी, लेकिन जब उसकी नज़र ये जियांगटियन की ठंडी और डरावनी आंखों से मिली तो वह क्रोध तुरंत भय में बदल गया। उसने मजाक करने का नाटक करते हुए अपना हाथ उठाया। ओह मेरे जियांग, ये सिर्फ एक मजाक है, इस पर ध्यान मत दो। ये जियांगटियन की निगाहें अभी भी ठंडी थीं। गौर से देखने पर उसकी आंखों में छिपी क्रूरता भी देखी जा सकती थी। तारांकन। दूसरी ओर जू नैनियन घर लौट आया और उसने जिन रुयांग और जिन यू को एक सोफे पर एक साथ बैठे पाया, और एल्डर मास्टर जिन उनके सामने बैठे थे। वे तीनों, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, एक दूसरे से सीधे बैठे थे, जिससे तनावपूर्ण और भयावह माहौल बन गया। जू नैनियन हक्का बक्का रह गया। क्या हो रहा था? उसने सहज रूप से वुलैन की ओर देखा, जो पास में ही फूलों की सजावट कर रही थी। वुलैन इस दृश्य से अप्रभावित लग रही थी और उसने जू नैनियन के लौटने पर उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया। हाँ, नैनियन वापस आ गया है। आओ देखो कि माँ ने जो फूल सजाए हैं वे अच्छे लग रहे हैं या नहीं। तुरही के फूलों के ढेर को देखकर जू नैनियन का मुंह फड़क उठा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि जू नैनियन की मुस्कान फूलों की तरह चमक रही थी जब उन्होंने कहा, बहुत सुंदर। उस तरफ खामोश तिकड़ी में आखिरकार कोई ऐसा था जिसने खामोशी तोड़ी। जिन रुयांग ने अपने घुटनों पर हाथ रखकर बड़े ही सौम्य भाव से कहा, दादाजी, इस बार आपको मेरे साथ राजधानी वापस आना होगा। मुझे आपके अकेले वापस जाने में कोई परेशानी नहीं है। एल्डर मास्टर जिन, मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं वह बेकार है। मैं बस यहीं रह रहा हूँ। ये सुनकर जिन रुयांग ने जिन यू की ओर देखा और अपनी आंखों से संकेत देते हुए उसे सौंप दिया। जिन यू ने अपनी बाहें मोड़ लीं। दादाजी, आपकी याददाश्त अच्छी नहीं है और आपके लिए यहाँ खो जाना हमेशा आसान होता है। मैं हमेशा घर पर नहीं रहता और मेरी माँ हर दिन तुम पर नज़र नहीं रख सकती। मेरी पत्नी को भी परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। राजधानी में आप अधिक परिचित होते हैं और वहाँ खो जाने की संभावना कम होती है, इसलिए आपको वापस जाना पड़ता है। बड़े मास्टर जिन ने गुस्से से कहा, जिन यू, तुम अविभाज्य वंशज हो, मैं वापस नहीं जाऊंगा। जिन यू ने अपने कान साफ किए। यदि आप वापस नहीं जाते हैं तो मेरी पत्नी अब आपके लिए खाना नहीं बनाएगी, न ही वह आपको अपनी दुकान पर खाने देगी। आधी दुकान मेरी है। मैं कर्मचारियों से कहूंगा कि जैसे ही वे तुम्हें देखें वे तुम्हें भगा दें। तुम। बड़े मास्टर जिन गुस्से से कांप उठे। जिन यू ने जिद की, दादाजी, जरा सोचिए, अगर आप यहाँ खो गए और वापस आने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए तो हमें आपको ढूंढने में बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। यदि यह बात राजधानी तक पहुंच गई तो लोग आप पर हंसेंगे, कहेंगे कि आप बूढ़े और भुलक्कड़ हैं। यहाँ तक कि एक छोटे से काउंटी शहर में भी रास्ता भटक जाना, ये कितनी शर्मनाक बात है। अगर यह बात बाहर आ गई तो हमारा अंत हो जाएगा। क्या जिन परिवार का चेहरा आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता? एल्डर मास्टर जिन तुरंत इतने दुखी हो गए कि वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे और केवल खंजर ही देख पा रहे थे। शापित बदमाश, वास्तव में उसे जिन परिवार के चेहरे से धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। तो क्या हुआ अगर उसे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह थी? वापस जाओ, मैं अभी वापस जाता हूँ। नहीं, एक दिन और रुको, मैं कल वापस जाऊंगा। बड़े मास्टर जिन ने अंततः समझौता कर लिया। जिद्दी बुजुर्ग की बात सुनकर जिन यू और जिन रुयांग दोनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को एक नज़र देखा, लेकिन उन्हें एल्डर मास्टर जिन ने पकड़ लिया, जो अपनी चप्पलें लहराते हुए दौड़े और जिन यू को 2 थप्पड़ मारे, लेकिन जिन रुयांग को नहीं मारा। जिन रुयांग ने बड़े मास्टर जिन का धीरे से समर्थन किया। दादाजी, जिन यू के स्तर तक मत गिरिए। वह छोटी उम्र से ही स्वार्थी रहे हैं, उनमें पुत्र भक्ति की कमी सामान्य है। आपको बस उसके अनुसार ढलने की जरूरत है और उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जिन यू, फिर भाड़ में जाओ। जिन रुयांग, इतना अप्रिय मत बनो। जू नैनियन ने जिन यू को उसकी जगह पर रखे जाने की पूरी प्रक्रिया देखी थी और वह इतनी जोर से हंसी कि वह सीधी नहीं हो सकी। और वुलैन को कहना पड़ा, बिल्कुल पिताजी, आपको जिन यू के स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। हमारे परिवार का जिन यू बचपन से ही स्वार्थी रहा है।
वह अपनी माँ के प्रति भी पुत्रवत व्यवहार नहीं करता, इसलिए उससे यह अपेक्षा मत कीजिए कि वह आपके प्रति भी ऐसा व्यवहार करेगा। बस शांति से वापस जाओ और ऐसा व्यवहार करो कि तुम्हारा ये पोता तुम्हारे पास नहीं है। जिन यू जू नेनियन अंततः इसे और नहीं रोक सका और हंस पड़ा। जिन यू ने टस्क किया और जू नेनियन को आंख मारी, उसकी गहरी आंखें तारों की रोशनी से चमक रही थीं। जू नेनियन तुरंत रोमांचित हो गया। अपना चेहरा ढकते हुए वह हंसी, उसका जिन यू बहुत प्यारा था। एल्डर मास्टर जिन को शांत करने के बाद अब समय आ गया था कि एल्डर मास्टर जू नेनियन को पीड़ा दें। जू नेनियन ने उससे बटर सॉस के 2 जार बनाने पर जोर दिया और वह उन्हें उसी दिन वापस ले जाना चाहती थी। जिन यू ने चिढ़ाते हुए कहा, दादाजी आप मेरी पत्नी को खाना बनाने के लिए कह रहे हैं, जैसे ही वह हमारे घर में आई है। वह आपकी लालसा से कैसे नहीं मरी? बड़े गुरु जिन ने अपनी छड़ी से जिन यू की पीठ पर मारा, अविवाहित वंशज। इसलिए बड़े मास्टर जिन रसोई घर में खड़े होकर निगरानी कर रहे थे, उनकी नज़रें जू नेनियन पर टिकी हुई थीं। सौभाग्य से शू नेनियन ने पहले ही रसोई घर में नदी का पानी तैयार कर रखा था और शुरू में उन्होंने आज रात स्वादिष्ट भोजन बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्हें नूडल्स से ही काम चलाना पड़ेगा। बड़े मालिक के लिए बटर सॉस के 2 बड़े जार बनाने के बाद परिवार ने बटर सॉस नूडल्स का एक और दौर का आनंद लिया। ये पहली बार था जब जिन रुयांग और वू लैन ने शू नेनियन द्वारा बनाए गए बटर सॉस नूडल्स को सूप के साथ चखा। जब वे स्वादिष्ट शोरबे का स्वाद ले रहे थे तो जिन रुयांग का मन एक बार फिर जिन यू की पत्नी को चुराने का हुआ। वू लैन ने भोजन करते समय जू नेनियन की भी प्रशंसा की, क्योंकि वह शीघ्र ही जा रहा था। एल्डर मास्टर जिन दुखी था तथा एक बच्चे की तरह उदास होकर खा रहा था। उसने ये भी याद रखा कि जो अदरक के टुकड़े उसे पसंद नहीं थे, उन्हें निकालकर जिन यू के कटोरे में डाल दिया। जिन यू को इसकी आदत हो गई थी, जब भी एल्डर मास्टर जिन को कोई ऐसी चीज़ मिलती जो उन्हें पसंद नहीं आती थी, तो वे हमेशा उसे अपने और जिन रुयांग के कटोरे में डालने का आनंद लेते थे। हालांकि जिन यू को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। रात के खाने के बाद बड़े मास्टर और वू लैन आराम करने के लिए ऊपर चले गए, जबकि जिन रुयांग और जिन यू अभी भी लिविंग रूम में कुछ पढ़ रहे थे। जू नेनियन ने उन दोनों को भौहें सिकोड़ते हुए देखा और देखने के लिए उनके पास गया। वे एक कागज पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। ये कागज का टुकड़ा जिन यू द्वारा भेजे गए एक व्यक्ति द्वारा वापस भेजा गया था। इस पर कुछ टेढ़े मेढ़े अक्षर थे। वे शब्दों की तरह नहीं दिखते थे, एक दूसरे से सटे हुए थे तथा पढ़ने वाले के लिए समझ से परे थे। इससे जिन रुयांग और जिन यू निराश हो गए, क्योंकि यह वस्तु उनके और जिन रुयांग के हाथों तक पहुंचने से पहले ही उसे डिकोड करने के लिए पेशेवरों को दे दी गई थी। लेकिन कोई भी इसका मतलब नहीं समझ पाया। इस पर कुछ अजीब पैटर्न भी थे। निस्संदेह यह एक महत्वपूर्ण सुराग था, लेकिन ये दुख की बात थी कि एक बार जब यह उनके पास आ गया तो वे इसका पता नहीं लगा सके। एक आकस्मिक नज़र के बाद जू नेनियन ने जिन यू और जिन रुयांग को अजीब तरह से देखा। क्या ये दोनों कोई पहेली खेल खेल रहे थे? उन्हें ऐसे व्यथित भावों के साथ देखकर क्या ऐसा हो सकता है कि वे इसे हल नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। खेल बहुत सरल लग रहा था। जब वह ऊब जाती थी तो अक्सर इसे खेला करती थी। यह एक जासूसी खेल की डिक्रिप्शन योजना थी। इसे खेलने वाले लोग आमतौर पर काफ़ी चतुर होते थे। जू नेनियन खुद को प्रतिभाशाली तो नहीं कहती, लेकिन वह काफ़ी बुद्धिमान भी थीं। जिस डिक्रिप्शन पैटर्न को वे देख रहे थे वह ऐसा था जिसे जू नेनियन बिना ज़्यादा सोचे हल कर सकता था। क्या तुम लोग कोई खेल खेल रहे हो? जू नेनियन ने हैरानी भरी जिज्ञासा से पूछा। जिन यू और जिन रुयांग, जो गंभीरता से अध्ययन कर रहे थे, उसी क्षण स्तब्ध रह गए। खेल? क्या वे लोग इतने बचकाने लग रहे थे? यह एक अति गोपनीय मामला माना गया, लेकिन जिन यू को इस बात की चिंता नहीं थी कि जू नेनियन इसे देख लेगा। आखिरकार अगर वह और जिन रुयांग इसे समझ नहीं पाए तो यह संभावना और भी कम थी कि जू नेनियन इसे समझ पाएंगे। तुम्हें लगता है कि यह एक खेल है? जिन रुयांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। इससे पहले कि वह इस बात पर आश्चर्य कर पाते कि उनकी देवतुल्य बहू कितनी भोली थी, अगले ही पल जू नेनियन ने कहा, यह इतना सरल है, आप दोनों इसे इतने लंबे समय तक देखने के बाद भी इसका पता नहीं लगा पाए। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? जिन यू और जिन रुयांग दोनों ने एक साथ पूछा। दोनों चौंक कर जू नेनियन को देखने लगे। जू नेनियन ने आश्चर्यचकित होकर कहा, आह, क्या यह इतना मुश्किल है? जिन यू और जिन रुयांग ने जल्दी से एक दूसरे को देखा। उत्साह की लहर महसूस करते हुए जिन यू ने कागज का टुकड़ा जू नेनियन को दे दिया और उत्साहित होकर उसके बगल में बैठ गया। न्यानियन, क्या तुम सचमुच इसे समझ सकते हो? समझने के लिए क्या नहीं है? जू नेनियन जिन यू और जिन रुयांग के स्पष्ट आश्चर्य को देखकर अवाक रह गया। जैसे ही वह उत्तर बताने वाली थी, उसे अचानक एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद आ गई। ऐसा लग रहा था कि यह गेम अभी तक आया ही नहीं है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वे दोनों इतने आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उसे दिलासा देते हुए कहा, अगर तुम नहीं समझती तो कोई बात नहीं, मैं भी इसे नहीं समझ पा रहा हूँ।
जू नेनियन ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। क्या ये बात बहुत महत्वपूर्ण है? उसके शब्दों पर जिनयू की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। बहुत महत्वपूर्ण। उनकी निगाहें भयंकर थीं और जू नेनियन ने उन्हें पहली बार इतनी गंभीरता से बोलते हुए देखा, और इतनी गंभीरता के साथ दृढ़ संकल्प था। जू नेनियन ने एक पल सोचा, फिर उससे कहा, इन पैटर्न को देखो, ये 2 अवतल अक्षर हैं और इन पर बिखरे हुए प्रतीक वास्तव में एक पैटर्न का पालन करते हैं। अवतल चरित्र का स्ट्रोक क्रम ऊर्ध्वाधर क्षैतिज मोड़ ऊर्ध्वाधर क्षैतिज मोड़ क्षैतिज है, अर्थात उनका व्यवस्था क्रम 1, 3, 1, 2, 21 है। 21 क्षैतिज वर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। स्ट्रोक क्रम में ये दूसरे स्ट्रोक का पहला वर्ण है। आपको इन 2 अवतल अक्षरों के ऊपर लिखे मूलांकों को संयोजित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे एक के पीछे एक व्यवस्थित हैं, इसलिए उन्हें विपरीत दिशा में संयोजित करने की आवश्यकता है। जैसे ही वह बोल रही थी, जू नेनियन ने एक कलम निकाली और कागज के एक टुकड़े पर वह हल लिखना शुरू कर दिया जो उसने समझा था। 3 पुल, सड़क, 2, 10, 1 संख्या। जू नेनियन अपनी व्याख्या में इतनी गंभीर थी कि वह ये ध्यान देने में पूरी तरह से विफल रही कि जिनयू उसे कितनी गौर से देख रहा था। यहाँ तक कि जिन रुयांग भी उसे अविश्वास भरी निगाहों से देख रहा था। यह एक ऐसी पहेली थी जिसे पेशेवर डिकोडर्स भी नहीं सुलझा पाए थे, क्योंकि इन वर्णों के मूलांकों को 2 अवतल वर्णों में सही चरणों में विभाजित नहीं किया गया था। ये पहचानना असंभव था कि ये पात्रों के भाग थे, वे तो बस विचित्र एवं अजीब प्रतीकों का संयोजन प्रतीत होते थे। फिर भी ऐसी जटिल पहेली को जू नेनियन ने सुलझा लिया। जिस क्षण से जू नेनियन ने 3 शब्द सांकियाओ स्ट्रीट लिखे, जिन रुयांग और जिन यू को पता चल गया कि उसने इसे गलत तरीके से हल नहीं किया है, क्योंकि उस स्थान पर वास्तव में सांकियो स्ट्रीट नामक एक स्थान था। जहां तक 21 नंबर की बात है, जिस दिन उन्हें ये पर्ची मिली वह 2 तारीख थी। चाहे वे लोग कुछ भी करने की योजना बना रहे हों, 21 तारीख भले ही इस महीने न हो, अगले महीने होगी। जब जू नेनियन ने लिखना समाप्त किया तो उसने देखा कि जिन यू और जिन रुयांग दोनों के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे। क्या बात है? जू नेनियन ने धीरे से पूछा। उसकी कोमल आवाज ने तुरंत जिन यू को उसके विचारों से बाहर खींच लिया। जिन यू ने जू नेनियन की ओर देखा, उसकी आंखें जटिल, उत्साही और उत्साहित थीं। फिर जिन रुयांग के सामने ही उसने जू नेनियन को पकड़ लिया और उसे चूम लिया। न्यानियन, धन्यवाद, जिन यू ने अत्यंत कृतज्ञता के साथ कहा। जिन रुयांग, नाटक की कोई जरूरत नहीं, वह अभी भी यहाँ है। जिन रुयांग की चकित निगाहों की एक झलक पाकर जू नेनियन शर्मा गई और ऊपर की ओर भागने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं अब सोने जा रही हूँ, तुम दोनों बातें करने के लिए अपना समय लो। जू नेनियन के जाने के बाद जिन रुयांग ने गंभीर भाव से कहा, आज 18 तारीख है, चाहे इस महीने 21 तारीख हो या नहीं, हमें 21 तारीख से पहले वहां पहुंचना होगा। मुझे लगता है कि इस बार निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता मिलेगी, बस आप अपनी पत्नी के साथ वापसी यात्रा पर नहीं आ पाएंगे, जिन रुयांग ने जिन यू को याद दिलाया। जिन यू को इस बात की जानकारी थी, जबकि जिन रुयांग ने इसका उल्लेख नहीं किया था। उन्हें अगली सुबह जल्दी निकलना था ताकि 21 तारीख से पहले सांकियाओ स्ट्रीट तक पहुंच सकें। लेकिन शादी के बाद पत्नी के परिवार से मिलना एक महिला के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिन यू नहीं चाहती थी कि जू नेनियन अकेले वापस जाए और दूसरे लोग उसके बारे में बुरा भला कहें। आखिर ऐसा कौन सा पति होगा जो अपनी पत्नी के साथ वापसी भेंट पर नहीं जाता? हालांकि इस मामले में देरी नहीं की जा सकती थी। जिन रुयांग को जिन यू की हिचकिचाहट का पता था और वह ये भी जानता था कि उसका अंतिम निर्णय क्या होगा। उसने जिन यू के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, जाओ और अपनी छोटी भाभी से ठीक से बात करो, मुझे लगता है कि वह समझ जाएगी। जिन यू ने अपने होंठ भींच लिए। वह जानता था कि सही विकल्प क्या था, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि शू नेनियन को उनकी वजह से थोड़ी सी भी शिकायत झेलनी पड़े, यहाँ तक कि दूसरों की आलोचना भी नहीं। उसने उससे शादी करने से पहले कहा था कि वह इस जीवन में उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा और उसे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना ही होगा। वह अपनी शादी की शुरुआत में उसे शिकायतों से कैसे गुजरने दे सकता था? इस पर विचार करने के बाद जिन यू ने जिन रुयांग से कहा, तुम कल आगे बढ़ो, मैं 21 तारीख से पहले पहुंच जाऊंगा। जिन रुयांग जिन यू के निर्णय से आश्चर्यचकित था। उसकी नज़र में जिन यू निश्चित रूप से उसके साथ जाना पसंद करेगी। क्या पत्नी के परिवार से दोबारा मिलना इस मामले से अधिक महत्वपूर्ण था? लेकिन जिन रुयांग ने कुछ नहीं कहा। चाहे जिन यू ने कोई भी निर्णय लिया हो, वह हमेशा उसका समर्थन करेगा। उन्होंने बस यही आशा व्यक्त की कि जिन यू इस पर ध्यानपूर्वक विचार करेगा। मुझे आपको याद दिलाना चाहिए कि हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वह डेल्टा है, किसी और का क्षेत्र है। अपनी पहचान के साथ हम वहां विमान से नहीं जा सकते। मुझे पता है, मैं कुछ न कुछ हल निकाल लूंगा। आप ये शाउटिंग से संपर्क करें और उसे लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए कहें। यह मिशन आपके हाथ में है। मेरे पिता को बुलाए और सेना आपके साथ जाने के लिए लोगों को रिहा कर देगी, जिन यू ने जवाब दिया।
जिन रुयांग ने जिन्यू के कंधे पर थपथपाया, मुझे अचानक से तुमसे ईर्ष्या होने लगी है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारा निर्णय बदल सकता है। जू नैनियन बिस्तर पर बैठी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के बारे में सोच रही थी। अचानक किसी ने उसे पीछे से गले लगा लिया। जू नैनियन डर के मारे उछल पड़ा और चिढ़कर बोला, तुम चलते समय हमेशा इतना चुपचाप क्यों चलते हो? जिन्यू ने उसे पकड़ लिया, थोड़ी उसके कंधे पर टिका दी, उसके कोमल छोटे हाथों को पकड़ लिया। नैनियन, धन्यवाद। पहेली सुझाने में मदद करने के लिए मुझे धन्यवाद, जू नैनियन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। जिन्यू ने सिर हिलाया और उसकी गर्दन को चूमा। मुझे अपने अच्छे भाइयों का बदला लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। जिन दो लोगों ने खुद को बलिदान कर दिया, उनका जिन्यू के साथ लगभग वैसा ही रिश्ता था जैसा ये शाओटिंग का था। जिन्यू ने उन्हें बलिदान देते हुए देखा था और उसे उनसे बदला लेना था। जू नैनियन को लगा कि उसकी भावनाएं खत्म हो गई हैं और उसने उसे तंग करना जारी नहीं रखा। वह चुपचाप उसके आलिंगन में झुक गई और उसे पकड़ने दिया। जिन्यू ने जू नैनियन को अपने दो भाइयों के बलिदान के बारे में बताया। उन्होंने विस्तृत जानकारी नहीं दी, केवल इतना बताया कि वे मरने के लायक नहीं हैं। इसे उस कोड से जोड़ते हुए जिसे उसने अभी अभी तोड़ा था। जू नैनियन अनिश्चित थी, तो क्या आप 21 तारीख को इससे निपटने जा रहे हैं? जिन्यू ने न तो सिर हिलाया और न ही सिर हिलाया। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि जू नैनियन ऐसे सिफर को कैसे डिक्रिप्ट कर सकता है। इस मामले के कारण जिन रुयांग पुराने मालिक को वापस नहीं ले जा सका और इसके बजाय वू लैन ने व्यक्तिगत रूप से पुराने मालिक को घर तक पहुंचाया। राजधानी में रिश्तेदार यह सुनकर अप्रसन्न हुए कि जिन्यू ने भोज का आयोजन किया था और स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसकी आलोचना की। जू कियांग, जिन रुईबिंग और अन्य लोग और भी अधिक क्रोधित हो गए। ये जश्न मनाने का एक दुर्लभ अवसर था और उन्हें इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं थी। सौभाग्य से बूढ़े मालिक द्वारा लाए गए बटर सॉस के 2 जार ने उनके बेचैन दिलों को शांत कर दिया। हालांकि बूढ़े मालिक ने बहुत कंजूसी से बटर सॉस के 2 जार अपने कमरे की अलमारी में बंद कर दिए। उसके अलावा किसी के पास चाबी नहीं थी। इससे जू कियांग, जिन रुईबिंग और अन्य लोग रोने और हंसने लगे। इस बीच जिन रुयांग पहले ही ये शाओटिंग और अन्य लोगों के साथ निकल चुके थे। केवल जिन्यू ही जू नैनियन के साथ उसकी घर वापसी के लिए रुकी थी। घर वापसी के दिन गांव से हर कोई उत्साह देखने आया था। यान कुईहुआ ने उदारतापूर्वक शेष कैंडी ग्रामीणों के साथ बांट दी। यान कुईहुआ द्वारा बचे हुए अंडे और सुअर का मांस जुआहोन के घर भेज दिया गया। यहाँ तक कि जू सान्या को भी उसका पूरा हिस्सा मिला। सभी ग्रामीणों ने कहा कि जू नैनियन को एक अच्छा आदमी मिल गया है और जिन्यू पूरे समय जू नैनियन के साथ रहा। लेकिन जू नैनियन ये बता सकता था कि जिन्यू कुछ हद तक व्यस्त था। उसने सोचा कि जिन रुयांग बूढ़े मालिक को राजधानी वापस भेजने का समय निकाले बिना ही जल्दी से भाग गया, और उन 2 निर्दोष साथियों के बारे में जिनका उन्होंने पिछली रात जिक्र किया था। जू नैनियन को संदेह था कि ये दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं और जिन्यू ने उसके साथ वापस आने के लिए कुछ त्याग दिया होगा। यान कुईहुआ मूलतः चाहते थे कि वे रात भर यहीं रुकें, क्योंकि नानचेंग में अगली सुबह ही लौटने की प्रथा थी। हालांकि शू नैनियन ने उसी दिन दोपहर में वापस लौटने का प्रस्ताव रखा, ये कहते हुए कि उसे बहुत सारे अधूरे काम निपटाने हैं। यान कुईहुआ तुरंत अप्रसन्न हो गया। क्या इतने बड़े आयोजन के लिए जल्दी वापस आना शर्मनाक नहीं था? लेकिन आखिरकार यह उसकी प्यारी बेटी थी। यान कुईहुआ कैसे आपत्ति कर सकती थी? उन्हें मनाने की कोशिश करने पर भी असफल होने के बाद वह उन्हें जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। घर पर काम खत्म करने के बाद उसे और जू दावेई को भी काउंटी शहर की ओर जल्दी जाना था। यान कुईहुआ को दुकान को अजनबियों के हाथों में छोड़ना अच्छा नहीं लगा। जिन्यू को भी समझ नहीं आया कि जू नैनियन अचानक वापस क्यों लौटना चाहता था। वह तो उसे इसके विपरीत भी समझाना चाहता था, लेकिन जू नैनियन ने अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हो और तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगे? तब जिन्यू ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। जब वे काउंटी शहर पहुंचे तो जू नैनियन ने जिन्यू से कहा, आप जो भी करना चाहें बेझिझक करें, मैं घर पर आपका इंतजार करूंगा। उसकी आंखें एक चाप में मुड़ गईं। वह उसे चमकती हुई देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। जिन्यू को तुरंत समझ आ गया कि उसने अचानक काउंटी में लौटने के लिए इतनी जल्दी क्यों की थी। उसके पास करने के लिए कोई अंतहीन काम नहीं था, उसने बस उसकी व्याकुलता को नोटिस किया था। नियानियन, जिन्यू ने भावुक होकर और दोषी महसूस करते हुए उसे अपने पास खींच लिया। वह इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? जू नैनियन ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। लंबे आदमी को उसे गले लगाने के लिए झुकना पड़ा। यदि जिन्यू उसके लिए अपने विश्वासों को त्याग सकता है तो वह उसके विश्वासों को क्यों नहीं समझ सकती? कल रात जब उसने अपने शहीद भाइयों के बारे में बात की तो जू नैनियन को उसके दिल में भारीपन महसूस हुआ। जैसे ही जिन्यू चले गए, ये जियांगटियन और येल के लोग भी नानचेंग चले गए। जिस स्थान के लिए वे निकले थे वह एक ही था।
यान कुइहुआ और शू दावेई भी अपनी दुकान पर लौट आए थे, जबकि चेन शियाओरो और डू वेनवेन ने काम करना जारी रखा। दुकान के कारोबार की आपूर्ति के लिए शू नेनियन द्वारा उनके लिए किराए पर लिए गए अपार्टमेंट में बटर सॉस और विशेष स्टॉक बनाना जारी रखा। वुलैन कभी कभार ही राजधानी आती थी और स्वाभाविक रूप से वह अपने माता पिता के घर पर कुछ समय बिताना चाहती थी, इसलिए वह तुरंत वापस नहीं आई। वुलैन को सबसे अधिक संतुष्टि अपनी बहू से थी। आखिरकार उसे एक खूबसूरत बहू मिल गई थी जो स्वादिष्ट खाना भी बना सकती थी, तो वह कैसे बिना थके शेखी बघार सकती थी। दोस्तों के एक समूह के साथ महाजोंग खेलते समय वुलैन की एक करीबी बहन ने हंसते हुए उससे कहा, जब से तुम वापस आए हो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं आई है। क्या तुम्हें कोई अच्छा भाग्य मिला है? वुलैन ने आंखें सिकोड़ते हुए बांस का एक टुकड़ा नीचे रख दिया और शब्द सुनते ही वह इतनी जोर से मुस्कुराई कि उसका मुंह मुश्किल से बंद हो पाया। जरूर, क्या तुमने नहीं सुना कि मेरे बेटे की शादी हो गई है? तुम्हें पता है, मेरे बेटे को कभी भी महिलाओं में रुचि नहीं रही, और जब से वह छोटा था कितनी ही लड़कियां उसके पीछे पड़ीं, फिर भी उसने कभी किसी के सामने अच्छा चेहरा नहीं दिखाया। मुझे नहीं पता कि मैंने उसके लिए कितनी डेट्स तय की हैं, और वह कभी भी शादी के लिए राजी नहीं हुआ। ये सिर्फ विवाह से इनकार करने की बात नहीं है, उसने कभी किसी लड़की के साथ ठीक से डेटिंग भी नहीं की है। हर बार वह वहीं से चला जाता था। मैंने तो ये भी सोचना शुरू कर दिया था कि मेरे लिए बहू बनना संभव नहीं है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितना चिंतित था। लेकिन अब न केवल मेरे बेटे की शादी हो गई है, बल्कि वह मेरी बहू की भी बहुत परवाह करता है। क्या मैं खुश नहीं रह सकता? इसका मतलब है कि मेरा सबसे बड़ा पोता बस गया है। वुलैन बहुत संतुष्ट थी। वह चाहती थी कि पूरी दुनिया को पता चले कि उसका बेटा शादीशुदा है। सबसे पहले उससे ये सवाल उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने पूछा, जो ये सुनकर मुस्कुराई, तुम्हें खुश होना चाहिए। मैंने अपनी बेटी से सुना है कि आपकी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप उसे हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए कब लाएंगे? वुलैन की दोस्त, जिसका नाम जूपिंग था, बचपन से ही वुलैन के साथ बहनों की तरह घनिष्ठ थी। बाद में दोनों ने एक ही कार्यक्षेत्र वाले पुरुषों से विवाह कर लिया और एक ही परिसर में रहने लगी, जिससे उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वह जानती थी कि जिनयू की बहू अच्छा खाना बना सकती है, क्योंकि उसकी अपनी बेटी जिन शियाओनी की अच्छी दोस्त थी। यदि वुलैन के पति का नानचेंग में स्थानांतरण न हुआ होता तो वे इतने वर्षों तक अलग नहीं होते, लेकिन वुलैन फिर भी हर साल लौट आती थी, इसलिए उनकी दोस्ती में दूरियां नहीं आईं। भोजन की बात करते हुए वुलैन को अपनी बहू के उत्कृष्ट खाना पकाने के कौशल की याद आ गई। अपनी दोस्त के अनुरोध को सुनने के बाद वुलैन ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, जाओ, वह मेरी बहू है, कोई नानी नहीं जिसे तुम सोचो कि तुम अपने लिए खाना बनाने का आदेश दे सकती हो। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं अपनी बहू को बहुत प्यार करता हूँ। अंततः अपने परिवार के लौह वृक्ष पर एक फूल खिलने के बाद वुलैन स्वयं के कारण अपनी बहू और बेटे के बीच किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं होने दे सकती थी। वह एक अच्छी सास बनना चाहती थी। वह अपनी बहू को कैसे हल्के में आदेश दे सकती थी? उसके परिवार के ससुराल वाले निश्चित रूप से महिलाओं को पुरुषों से अधिक सम्मान देते थे। वे अपनी प्यारी बेटी को एक छोटी राजकुमारी की तरह प्यार करते थे। अब जबकि उसकी शादी उनके परिवार में हो चुकी थी, वुलैन स्वाभाविक रूप से अपने साथ अन्याय नहीं होने दे सकती थी, अर्थात जब तक कि उसकी बहू स्वयं इसके लिए तैयार न हो। ये सुनकर जूपिंग तुरंत ईर्ष्या से भर गया। मैंने आज तक किसी को भी तुम्हारी तरह अपनी बहू को बिगाड़ते हुए नहीं देखा। बस इतना ध्यान रखना कि वह तुम पर हावी न हो जाए। अरे, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे इस तरह की बातें सुनना पसंद नहीं है। मेरे सिर के ऊपर से चलना। मेरे बेटे जिनयू को आखिरकार एक महिला मिल गई जो उसकी देखभाल करती है, और अगर वह मेरे सिर के ऊपर से चलती है तो इसमें क्या गलत है? यहाँ तक कि उस पर पैर रखना भी ठीक रहेगा। मैं उसे एक पूर्वज के रूप में पूजा करना चाहूँगा। इसके अलावा मेरी बहू उस तरह की इंसान नहीं है। वुलैन के अपनी बात कहने के बाद महाजोंग टेबल पर बैठे अन्य 3 लोगों ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ऐसी लापरवाही के साथ भविष्य में क्या होगा? जब बात अपनी बहू की आई तो वुलैन के पास प्रशंसाओं की एक अंतहीन सूची थी। आप नहीं जानते कि मेरी बहू कितनी सुंदर है, कितनी आकर्षक है। मेरी जैसी बूढ़ी माँ तो उसे देखकर ही पसंद कर लेती है। मेरे बेटे जिनयू की तो बात ही छोड़िए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका खाना भी लाजवाब है। इसके अलावा मेरी बहू सक्षम है, वह अपनी दुकान चलाती है और पैसा कमाती है। आप में से किसी ने भी वह चीज़ नहीं चखी है जो वह बनाती है। हाँ, मैं इसे स्वर्गीय आनंद कहता हूँ। बस मैं इसके बारे में बात भी बिना लार टपकाए नहीं कर सकता। महाजोंग टेबल पर बैठे अन्य 3 लोगों ने कभी भी जू नेनियन के हाथ का बना खाना नहीं चखा था, और स्वाभाविक रूप से उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह कितना स्वादिष्ट है। फिर भी उन्हें लगा कि वुलैन बहुत ज़्यादा नाटकीय हो रही है, और सभी ने सुना था कि जिनयू परिवार की बहू देखने में ज़्यादा आकर्षक नहीं थी। जहाँ तक छोटी सी दुकान चलाने की बात है तो वह किस तरह का कौशल था।
राजधानी में कदम रखने वाली उनमें से प्रत्येक महिला उस वर्ग की थी जिसे अपमानित करने का किसी को साहस नहीं था। स्वाभाविक रूप से वे छोटे व्यवसाय चलाने वालों को नीची नज़र से देखते थे। इसके अलावा एक महिला का सार्वजनिक रूप से इतना सक्रिय होना अनुचित था। जिन परिवार जैसे भव्य घराने में विवाह होने के बाद भी वह व्यवसाय कर रही थी, ये शर्मनाक था। सुधार और खुलेपन का प्रचलन लंबे समय से नहीं था और अधिकारियों की पत्नियां और अन्य लोग व्यवसाय करने वाली महिलाओं को नीची नज़र से देखते थे। हालांकि वू लैन अभी भी गर्व से इस पर चर्चा कर रही थी, लेकिन फिर भी यह कोई अजीब बात नहीं थी क्योंकि उनका परिवार भी व्यवसाय में था। फिर भी किसी ने भी वू लैन के परिवार द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यह एक अलग श्रेणी का व्यवसाय था। वू लैन को इतना खुश देखकर कोई भी उसकी खुशी में खलल डालने को तैयार नहीं था। आखिरकार उनमें से प्रत्येक अपने आप में चतुर था। हालांकि हर कोई वू लैन के साथ खेलने को तैयार नहीं था। उदाहरण के लिए वू लैन के सामने बैठी डू रुओ को ही लीजिए। डू रुओ यू फेफी की माँ थीं। उसकी बेटी बचपन से ही जिन यू के पीछे पीछे घूमने का आनंद लेती थी। बाद में जब वू लैन का परिवार नानचेंग चला गया तो जिन यू साल में केवल एक बार ही लौटता था। फिर भी हर बार जब वह ऐसा करता तो उसकी बेटी जिन यू परिवार से मिलने के लिए इंतजार नहीं कर पाती थी और पूरे आंगन में हर कोई फेफी के जिन यू के प्रति स्नेह के बारे में जानता था। फेई को उत्कृष्ट होने के लिए पूरे परिवार में जाना जाता था। वह सुंदर और शिष्ट थी तथा उसमें न तो शिक्षा की कमी थी और न ही सांस्कृतिक परिष्कार की, क्योंकि वह एक अच्छे परिवार से थी। ये जानकर कि उसकी बेटी जिन यू को पसंद करती है, डू रुओ शुरू में काफ़ी खुश हुई। उसे लगा कि उसकी बेटी की पसंद अच्छी है। पूरे प्रांगण में प्रत्येक परिवार के अधिकांश युवा दूसरी पीढ़ी के अमीर थे। सीधे शब्दों में कहें तो वे सभी अपने परिवारों पर निर्भर थे। केवल जिन परिवार ने ही 2 असाधारण बच्चे पैदा किए थे, जिन यू और जिन रुइयांग। जिन यू परिवार की परिस्थितियों के बावजूद यह उसके फेफी के लिए एक चढ़ाई मानी जाएगी, लेकिन उसका अपना परिवार भी इससे बहुत पीछे नहीं था। आश्चर्य की बात यह है कि जिन यू ने अपनी बेटी की ओर दूसरी नज़र भी नहीं डाली। ये ठीक होता, डू रुओ असंतुष्ट महसूस करता था, लेकिन जिन परिवार से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार रोमांस 2 इच्छुक दिलों का मामला था। उसने सोचा था कि यदि जिन यू को उसकी बेटी जैसी उत्कृष्ट लड़की पसंद नहीं है तो वह निश्चित रूप से उससे भी अधिक उल्लेखनीय साथी की तलाश करेगा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसी साधारण दिखने वाली महिला को चुनेगा जो अपनी पाक कला कौशल के अलावा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से अयोग्य थी। अपनी बेटी के प्रति गहरा आक्रोश महसूस करते हुए डू रुओ इसे कैसे स्वीकार कर सकती थी। इसलिए जब उसने वू लैन को इतना खुश देखा अपनी बहू के बारे में शेखी बघारते हुए, तो डू रुओ मदद नहीं कर सकी, लेकिन टिप्पणी की, चाहे उसका खाना कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसका क्या उपयोग है वू लैन। मैं आलोचना करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे जैसे परिवारों में जब हम पत्नी चुनते हैं तो वह कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो मदद कर सके। आपकी बहू भले ही एक साधारण पृष्ठभूमि से आती हो, लेकिन वह खुद को सार्वजनिक रूप से उजागर करती है। क्या आपको डर नहीं है कि वह जिन यू को रोक देगी? वू लैन के सामान्यतः हंसमुख व्यवहार के बावजूद वह तीव्र बुद्धि वाली थी और उसने तुरंत समझ लिया कि डू रुओ की टिप्पणी उसकी बेटी के प्रति असंतोष से उपजी थी। उसने महसूस किया कि जिन यू उसकी बेटी की सराहना करने में विफल रही है, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसके पास आंखें हैं लेकिन वह देख नहीं सकता। वू लैन भी अपना संयम बनाए रखते हुए मुस्कुराए। बहस करने के बजाय उसने बस विनम्रता से जवाब दिया। सच्चा आदमी ऊंचा और सीधा खड़ा होता है। यदि उसे हर चीज़ के लिए एक महिला के परिवार पर निर्भर रहना पड़े तो वह बेकार है। इसके अलावा हमारे जिन परिवार को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, यह अन्य लोग हैं जो हमारी सहायता की आशा करते हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरी बहू काफ़ी सराहनीय है। वास्तव में मैंने जितनी भी युवा पीढ़ी देखी है उनमें से वह सबसे उत्कृष्ट है। वू लैन के भाषण से डू रुओ का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसके तथ्य स्पष्ट थे। उसके शब्द डू रुओ पर 3 बार थे। हर कोई उसके बेटे के एक महिला विश्वविद्यालय छात्रा के साथ संबंध के बारे में जानता था। चूंकि छात्र की कोई महत्वपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी, इसलिए डू रुओ ने उन्हें जबरन अलग कर दिया तथा अपने बेटे पर दबाव डाला कि वह उनके परिवार की किसी अन्य उच्च स्तरीय उत्तराधिकारी से विवाह कर ले। ये पहला कट था, जिसका अर्थ था कि उसका बेटा दूसरों पर निर्भर होकर विकसित हुआ है, वह निकम्मा है। ये दावा करना कि जिन परिवार को किसी मदद की जरूरत नहीं है बल्कि उसे मदद उपलब्ध कराना है, दूसरा कट था। क्या यह इस बात का संकेत नहीं था कि यदि फेफी ने उनके परिवार में विवाह कर लिया तो भी जिन परिवार ही यू परिवार की मदद करेगा? और यह कहना कि उसकी बहू युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट है, तीसरा कट था, यह इशारा करते हुए कि वू लैन की नज़र में फेफी अपनी बहू के सामने कुछ भी नहीं थी। जबकि पहले 2 बिंदु निर्विवाद थे, डू रुओ अंतिम बिंदु से सहमत नहीं थे। और फिर भी वह जानती थी कि वू लैन के ऐसा कहने से वह क्रोधित हो गई होगी।
बहस जारी रखने से वुलैन और अधिक परेशान हो जाती, इसलिए दूर वो केवल एक दबी हुई मजबूर मुस्कान दे सकी। ऐसा लगता है कि आप अपनी बहू से काफ़ी खुश हैं। वुलैन ने बिना किसी संकोच के कहा, वास्तव में मैं हूँ। ऐसा लग रहा था कि वुलैन वास्तव में अपनी बहू से संतुष्ट थी। बुद्धिमान लोग ऐसे समय में कभी भी दोष नहीं निकालेंगे। हालांकि शूपिंग, जिनके वुलैन के साथ अच्छे संबंध थे, ने संकेत दिया कि उसे बीती बातों को भूल जाना चाहिए और कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए। हालांकि वुलैन ने इसे दिल पर नहीं लिया। उसने महाजोंग खेलने में अपनी रुचि खो दी, टाइल्स को एक तरफ धकेल दिया और कहा, छोड़ो इसे, मैं अब और नहीं खेलूंगी। मुझे कुछ करना है। आप सभी संख्याएं पूरी करने के लिए किसी और को ढूंढ लें। तारांकन। बेशक जू नेनियन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वुलैन की तरफ क्या हो रहा था। वह अभी भी घर पर लियुएसू बना रही थी और शेष 30,000 लियुएसू का भी ऑर्डर दे दिया गया था। लेकिन जैसा कि उसने उम्मीद की थी, इन 30,000 की बिक्री पहले जितनी अच्छी नहीं रही। हालांकि इससे जू नेनियन को काफ़ी समय मिल गया। इधर उधर भागने के बाद वह 1 और 50,000 लियुएसू बनाने में कामयाब रही। ये बैच 1 महीने तक चलना चाहिए। भागदौड़ के बाद जू नेनियन थक गया था। जिन्यू को गए 5 दिन हो गए थे और जू नेनियन को उसके बारे में सोचने का समय नहीं मिला था। केवल कभी कभी रात को सोने से पहले ही उसके बारे में सोच पाती थी। मुख्यतः इसलिए कि वह दिन में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसके पास उसके बारे में सोचने का समय ही नहीं होता था। जैसे ही वह आराम कर रही थी, यान कुइहुआ एक बड़ा कपड़ा बैग लेकर बाहर से आया और जू नेनियन को बेडरूम में खींच लिया। अपनी माँ की गुप्त अभिव्यक्ति को देखकर जू नेनियन जिज्ञासा से भर गई। माँ, आप क्या कर रही हैं? शश, अपनी आवाज़ धीमी रखो। यान कुइहुआ ने जू नेनियन को बिस्तर पर खींच लिया और ध्यान से बैग खोला। जू नेनियन ने एक नज़र में बैग में पैसे देखे और आश्चर्य से पूछा, माँ, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? यान कुइहुआ ने उसे फिर से चुप कराया। ये दहेज का पैसा है जो जिन्यू तुम्हारी शादी के समय लाया था। इसे अपने पास रख लो और बाद में बैंक में जमा कर दो। जू नेनियन ने यान कुइहुआ को घूर कर देखा। माँ, ये वह दहेज है जो जिन्यू ने दिया था। तुम्हें इसे रखना चाहिए। आजकल कौन परिवार अपनी विवाहित बेटी को दहेज की रकम देगा? केवल यान कुइहुआ ही ऐसा कर सकते हैं। आखिरकार समय बदल गया है और इस युग में भी अधिकांश लोग इस धारणा से चिपके हुए हैं कि विवाहित बेटी फेंके गए पानी के समान है। यान कुइहुआ नहीं, मैं इसे क्यों रखूं? मेरी बच्ची नियान अब पैसे कमा सकती है और तुम्हारे पिता और मुझे भोजन या कपड़ों की चिंता नहीं है। मुझे इस पैसे की क्या जरूरत है? जिन परिवार ने दहेज में इतनी रकम दी थी, हमें उस समय इसकी जानकारी नहीं थी और हम शादी के दिन उसे वापस नहीं कर सके। हमने तुम्हें दहेज में ज़्यादा कुछ नहीं दिया, बस कुछ रजाइयाँ दी और तुम्हारे पिताजी और मैं इतना ही खर्च उठा सकते थे। मैं एक बेटे को बेच सकता हूँ, लेकिन बेटी को कभी नहीं। मैं जिन परिवार को हमारी बेटी को बेचने के लिए हमारा उपहास करने और आपको कष्ट देने की अनुमति नहीं दूंगा। ये पैसे ले लो और बाद में अपनी सास को दे दो, उसने निर्देश दिया। ये सुनकर जू नेनियन ने असहाय और भावुक महसूस किया। यान कुइहुआ भी ऐसी ही थी। यद्यपि उसमें अनेक दोष थे, फिर भी उसने अपनी बेटी को हमेशा दोषमुक्त रखा। इतनी बड़ी धनराशि केवल वही दे सकती थी और ऐसा नहीं था कि उसकी माँ उदार थी। इसके विपरीत वह आमतौर पर बहुत मितव्ययी थी। फिर भी जब बात उससे संबंधित मामलों की आती थी तो वह अप्रत्याशित रूप से उदार थी। ये वह विरोधाभास था जिसने जू नेनियन को यह समझने में मदद की कि वह यान कुइहुआ के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। उसकी माँ का ये कहना कि वह बेटा तो बेच देगी लेकिन बेटी नहीं, उसे हंसाता भी था और रुलाता भी था। माँ, बेटों को भी नहीं बेचा जा सकता, उसने हंसते हुए कहा। यान कुइहुआ ने कहा, क्या ये सिर्फ जबान फिसलने की वजह से नहीं है? यान कुइहुआ के भरे हुए शरीर को देखकर जू नेनियन इतनी प्रभावित हुई कि उसने खुद को उसकी बाहों में भर लिया और गले लग गई। माँ, आप सबसे अच्छी हैं। अपनी बेटी की कोमल आवाज ने यान कुइहुआ के दिल को गर्म कर दिया। उसने उसकी पीठ थपथपाई। मेरी बेटी सबसे अच्छी है। ये सुनकर जू नेनियन केवल मुस्कुराए और कोई बहस नहीं की। दरअसल उसने दहेज के लिए योजना बना रखी थी, लेकिन इन दिनों वह बहुत व्यस्त थी। उसके पास इसे संभालने का समय नहीं था और वुलैन अभी भी राजधानी में थी। वह वास्तव में वुलैन को दुकान के मुनाफे का 10% देने की योजना बना रही थी। सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि हमेशा के लिए, जो उसे व्यवसाय में 10% हिस्सेदारी देने के बराबर होगा। मूलतः आधी कमाई जिन्यू को दी जानी थी, लेकिन अब चूंकि जिन्यू उसका था, इसलिए कुछ भी विभाजित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यान कुइहुआ भी इस पर विचार करेगा। इससे जू नेनियन को शब्दों से परे गहरा सदमा पहुंचा। तारांकन। हालांकि इस बार 30,000 लियुएसू को बेचने में अधिक समय लगा, लेकिन इसका जू नेनियन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिरकार उसे डिलीवरी से पहले पूरा भुगतान चाहिए था, इसलिए बिक्री में कितना समय लगेगा ये किसी और की चिंता थी। इसलिए उसने अपनी कमाई में 6,000 युआन और जोड़ लिए।
सगाई के उपहारों के अलावा जू नेनियन के पास अभी भी कुल मिलाकर 24,000 युआन थे। लियू यूसू ने नानचेन काउंटी के बाजार में अपनी जगह बना ली थी और अब उससे आगे विस्तार करने का समय आ गया था। लियू यूसू की स्वादिष्टता के साथ विस्तार केवल समय की बात थी। साझेदार ढूंढना भी कोई समस्या नहीं थी, इसलिए उसे पहले उत्पादन क्षमता का समाधान करना था। उसने पहले ही ग्रामीण इलाकों में एक कारखाना बनाने की योजना बना ली थी, विशेष रूप से लियूसू के प्रसंस्करण के लिए। कारखाना बनाने के लिए भूमि के अलावा नगर सरकार से भी सहयोग की आवश्यकता थी। सरकारी सहायता प्राप्त करना कठिन नहीं था। अब उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया गया और यदि वह कोई कारखाना बनाती तो इससे निश्चित रूप से स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता और ऐसी उपलब्धि का अधिकारी स्वाभाविक रूप से जोरदार समर्थन करते। वर्तमान में मुख्य मुद्दा भूमि का था। घरेलू उत्तरदायित्व प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ प्रत्येक परिवार के पास अपनी भूमि थी। यदि वह कारखाना स्थापित करना चाहती हैं तो निस्संदेह इसका पैमाना छोटा नहीं होगा और केवल उनके परिवार के स्वामित्व वाली भूमि ही पर्याप्त नहीं होगी, उन्हें दूसरों से जमीन खरीदनी होगी। बेशक पट्टे पर लेना एक विकल्प था, लेकिन जू नेनियन बाद में संभावित समस्याओं से निपटना नहीं चाहते थे, इसलिए सबसे अच्छा समाधान ये था कि जमीन को सीधे खरीद लिया जाए। इस युग में ग्रामीण लोगों से जमीन खरीदना बेहद चुनौतीपूर्ण था। ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की मानसिकता अलग थी। यह ऐसा मामला नहीं था जिसे केवल पैसे से सुलझाया जा सके। अधिकांश लोग भूमि को महत्वपूर्ण मानते थे क्योंकि वे खेती के अलावा कुछ और करना नहीं जानते थे। भूमि के बिना वे अपनी निर्भरता खो देंगे। भूमि बेचने से प्राप्त धन अंततः समाप्त हो जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन शू नेनियन के पास पहले से ही कुछ विचार थे। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि क्या ये लोग इच्छुक थे। उसी दिन जू नेनियन जू जिकियांग को अपने साथ किंगशान गांव वापस ले गई। किंगशान गांव जू सिसी सप्ताहांत के लिए घर लौट आई थी और इस बार वह दुकान में मदद नहीं कर रही थी। घर पर केवल जू अहोंग और जू सिसी ही मौजूद थे। लियू गुइमेई जू दो और बुजुर्ग दादी को एक दावत में शामिल होने के लिए पड़ोसी गांव में ले गए थे। मेज पर केवल मक्के का आटा, नमकीन सब्जियों के बंडल और बोक चॉय की एक छोटी प्लेट थी। जू नेनियन की शादी के अंडे, जो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किए गए थे, लियू गुइमी के लिए बर्बाद करने के लिए बहुत कीमती थे और जू नेनियन ने पहले जो चावल भेजे थे वे अब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। जू अहोंग, जो हाल ही में चावल खाने के आदी हो गए थे, को मकई का आटा असंतोषजनक लगा। उन्होंने जू सिसी से कहा, काले नुनियू, रसोई में जाओ और अपने पिता के लिए 2 अंडे तल कर लाओ। जू सिसी, पिताजी, मेरा नाम ब्लैक नुनियू नहीं है। जू अहोंग ने अपने होठों को चटकाया, फिर ज़ियाओ हेई। जू सिसी ने हताशा में अपना पैर पटकते हुए कहा, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। भोजन के बाद जू अहोंग ने अपनी जेब में हाथ डाला और जू सिसी को 3 युआन दिए। ये लीजिए कुछ जीवन यापन खर्च। तभी जू सिसी को अपनी वापसी का उद्देश्य याद आया और उसने गर्व से जू अहोंग के पैसे वापस कर दिए और अपने बैग से 50 युआन निकाल लिए। उसने जू अहोंग के सामने 5-10 युआन के नोट लहराए। पिताजी देखिए, 50 युआन। क्या यह अच्छा नहीं है? जू अहोंग अचंभित रह गया। अच्छा। उसने पैसे के लिए हाथ बढ़ाया। ज़ियाओ हेई, क्या तुमने किसी को लूटा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे परिवार का गरीब होना ठीक है, लेकिन हम चोरी या चोरी छिपे घूमने जैसा कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। जू सिसी ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं। पिताजी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? ये सिस्टर नेनियन की ओर से है, मेरी भतीजी। जू अहोंग ने भौहें चढ़ाईं। ये बहुत सारा पैसा है, आप इसे कैसे ले सकते हैं? इसे सिस्टर नेनियन को वापस दे दो। जू सिसी ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाते हुए कहा, पिताजी, यह मेरी मेहनत से कमाया गया है। मैंने सप्ताहांत में सिस्टर नेनियन की दुकान पर मदद की। उन्होंने मुझे प्रतिदिन 5 युआन का भुगतान किया। यह मेरी मजदूरी है। ये सुनकर जू अहोंग को स्पष्ट समझ आ गई। उनकी पोती उनकी बेटी सीसी की मदद कर रही थी। 5 युआन प्रतिदिन, मानो उसे जैकपॉट मिल गया हो। जबकि जू अहोंग अपनी भतीजी को अपनी बेटी के प्रति इतना दयालु देखकर खुश थे। ... उसे हमेशा से पता था कि उनकी लड़की नेनियन का दिल अच्छा है। जू सिसी ने जू अहोंग को 40 युआन दिए। पिताजी, आपके रहने का खर्च। आपकी बेटी अब परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसा कमा सकती है। जू अहोंग बहुत भावुक हो गया और उसने जू सिसी के सिर पर थपथपाया, पैसे को कसकर पकड़ते हुए कहा, लड़की, थोड़ी काली होने के अलावा तुम वास्तव में अच्छी निकली हो। आपके पिता आपको इस दुनिया में यूं ही नहीं लाए। लेकिन सिस्टर नेनियन की दयालुता को याद रखें, वह आपकी मदद कर रही है। कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान पर ग्राहकों को डराने के लिए एक ब्लैक नुनियू को किराए पर लेने के लिए प्रतिदिन 5 युआन खर्च नहीं करता है। जू सिसी, क्या अब भी यही उसके असली पिता हैं? वह भले ही काली हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह लोगों को डराती है। जू सिसी वास्तव में अपने पिता का सिर खोलकर देखना चाहती थी कि अंदर क्या है।
जब पिता और बेटी अपने पल बिता रहे थे तो जू नेनियन और जू जिकियांग भी जू एरहोन के घर पहुंचे। इससे पहले कि वे दिखाई देते, उनकी आवाज़ें आईं, चाचा, दादी, क्या आप घर पर हैं? जू नेनियन की आवाज़ सुनकर जू एरहोन ने अपने काले न्यूनियों को दूर धकेल दिया और खुशी से बाहर भाग गया। अरे, तुम्हारे चाचा यहाँ हैं। वह झुंझलाहट से भरकर भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने पहले ही अपने दूसरे चाचा के परिवार को काउंटी शहर में जीविका चलाने का रास्ता ढूंढने में मदद करने की योजना बना ली थी, लेकिन वह इन दिनों इतनी व्यस्त थी कि वह इस मामले को लगभग भूल ही गई थी। जू एरहोन ने जल्दी से जू सिसी से खाने की मेज से अचार साफ करने को कहा और खुश होकर पूछा, लड़की, क्या हुआ? तुम अचानक अपने दूसरे चाचा के घर क्यों आए? क्या आप काउंटी शहर में कोई दुकान नहीं चला रहे हैं? तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम पहले बहुत व्यस्त थे। दूसरे अंकल, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। जू नेनियन की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर जू एरहोन भी गंभीर हो गया और उसने अपना चंचल व्यवहार छोड़ दिया। जू नेनियन ने जू एरहोन को गांव में एक कारखाना बनाने की अपनी योजना के बारे में बताया। जब जू एरहोन ने यह सुना तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ओह, अद्भुत! मेरी भतीजी ने सचमुच कुछ कर दिखाया है। वह वास्तव में यहाँ गांव में एक कारखाना बनाने की योजना बना रही है। जू एरहोन अपनी भतीजी के कारण गर्व से फूला नहीं समा रहा था। जू एरहोन को उसके लिए सचमुच खुश देखकर जू नेनियन का मूड भी बेहतर हो गया। जू नेनियन ने जू एरहोन के साथ अपनी प्रारंभिक योजना साझा की। सौभाग्य से शू एरहोन की जमीन उसके पास ही थी और आसपास के 5 या 6 अन्य परिवारों से जमीन इकट्ठा करना पर्याप्त होगा। जू नेनियन के पास सीमित धनराशि थी, इसलिए यदि वह कारखाना भी बनाती तो वह एक साथ इतने बड़े पैमाने की योजना बनाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। जैसे ही शू नेनियन ने भूमि के उपयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया, शू एरहोन ने बिना किसी दूसरे विचार के निर्णायक रूप से सहमति व्यक्त की। जू नेनियन खुद को हंसने से नहीं रोक सके। दूसरे अंकल, आप इतनी जल्दी सहमत हो गए? क्या आप यह नहीं पूछेंगे कि मैं आपको क्या लाभ दूंगा? क्या आपको डर नहीं है कि अपनी जमीन खोने के बाद आपकी कोई आय नहीं होगी? जू एरहोन ने विशेष गर्व के साथ कहा, मेरी भतीजी मुझे घाटे वाले सौदे के लिए राजी नहीं करेगी। ये सुनकर जू नेनियन हंस पड़े। इस तरह का बिना शर्त भरोसा, ये सचमुच अच्छा है। जू नेनियन ने जू एरहोन के साथ कोई गोलमोल बात नहीं की, बल्कि यह स्पष्ट कर दिया कि यदि कारखाना वास्तव में शुरू हो गया तो उसे अभी भी जू एरहोन की मदद की आवश्यकता होगी। उसके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था और जू एरहोन को निश्चित रूप से संदेश समझ में आ गया। वह इतनी जोर से मुस्कुराया कि उसके दांत तो दिख गए, लेकिन आंखें नहीं। मैं बस इतना जानता था कि मेरी भतीजी अपने दूसरे चाचा को घाटे वाले सौदे के लिए कभी राजी नहीं करेगी। जू नेनियन ने सिर हिलाया और धीरे से हंसते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से। जब वह जू एरहोन के साथ चर्चा कर रही थी, जू जिकियांग और जू सिसी एक तरफ खड़े होकर सुन रहे थे। जब जू सिसी ने जू नेनियन को गांव में एक कारखाना खोलने के बारे में बात करते सुना तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। जब दोनों की बात खत्म हुई तो उसने अपना चेहरा पकड़ लिया और कहा, बहन नेनियन, अब आप एक कारखाना भी खोल सकती हैं, ये बहुत बढ़िया है। जू सिसी ने ईमानदारी से प्रशंसा की, फिर कहा, मेरे पिताजी के पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है, वह निश्चित रूप से आपके कारखाने का प्रबंधन नहीं कर सकते। इसके बजाय मुझे आपकी मदद करने दीजिए। उसने तुरंत अपने पिता की नौकरी पर नज़र डालना शुरू कर दिया। जू एरहोन ने नाराज होकर जवाब दिया, तुम छोटी काली लड़की, तुम और भी ज्यादा साहसी हो रही हो, अपने पिता का काम चुराने की कोशिश कर रही हो। अरे, इसे चोरी कैसे कहा जा सकता है? ये तो योग्यतम की उत्तरजीविता है ना, बहन नेनियन? वह हंसी और अपने छोटे छोटे बाघ जैसे दांत दिखाने लगी। जू नेनियन खुद को हंसने से नहीं रोक सके। तुम पहले स्कूल खत्म करने पर ध्यान दो और एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का प्रयास करो। सुना, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा, तुम काली लड़की हो। जू एरहोन ने अपनी ही बेटी को स्पष्ट रूप से डांटा। जू सिसी, उसके पिता बिल्कुल भी विचारशील नहीं थे। जू जिकियांग चुपचाप बगल में खड़ा सुन रहा था। एक बार जब गंभीर चर्चा समाप्त हो गई तो जू नेनियन ने जू एरहोन से कहा कि वह उसे उन कुछ परिवारों के साथ बातचीत करने के लिए ले जाए जिनकी जमीन उसके पास थी। जैसा कि जू नेनियन ने उम्मीद की थी, बहुत से लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। सौभाग्य से जू नेनियन के पास पहले से ही इससे निपटने की रणनीति थी। उन्होंने इन परिवारों से कहा कि एक बार कारखाना बन जाने पर वह ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक परिवार 3 लोगों को वहां काम करने के लिए भेज सके तथा उन्हें न्यूनतम 20 युआन प्रति माह वेतन की गारंटी दी जाएगी। कस्बे में एक छोटी सी फैक्ट्री थी जहां श्रमिकों को प्रति माह केवल 15 से 20 युआन का भुगतान किया जाता था। चूंकि जू नेनियन प्रत्येक परिवार से 3 लोगों को नौकरी की गारंटी दे सकते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे तैयार हो गए और उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। 3 लोग, भले ही उनमें से प्रत्येक 20 युआन कमाता हो, प्रति माह 60 युआन कमाएंगे। उन्हें इससे बेहतर सौदा कहाँ मिल सकता है? ये खेती के काम से कहीं बेहतर था।
हालांकि भविष्य में लोगों को अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर रहकर काम में ढिलाई बरतने या मजाक करने से बचने के लिए जू नेनियन ने पहले ही स्थिति स्पष्ट करने का निर्णय लिया। किसी को भी कारखाने द्वारा स्थापित नियमों को तोड़ना नहीं था, अन्यथा उनकी मजदूरी वैसे ही काट ली जाती। ये सुनकर कि यह केवल उनके वेतन से कटौती है और उन्हें तत्काल काली सूची में नहीं डाला जाएगा, कई परिवारों ने राहत की सांस ली। 6 परिवारों के साथ बातचीत के बाद इन परिवारों की भूमि, जिसमें उनकी और उनके दूसरे चाचा की भूमि भी शामिल है, कुल मिलाकर लगभग 3 एकड़ हो गई। ये लगभग 1800 वर्ग मीटर है। यह आकार बड़ा तो नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था। जू नेनियन त्वरित निर्णय और कार्रवाई को प्राथमिकता देती थी, इसलिए जैसे ही परिवार सहमत होते, वह तुरंत गांव के मुखिया के घर पर सभी को बुलाती थी। उन्होंने स्थानीय मिलिशिया नेता जू एग्वो को भी आमंत्रित किया। वहां उन्होंने मौके पर ही भूमि हस्तांतरण अनुबंध लिखा और गांव के मुखिया और मिलिशिया नेता के सामने उन्होंने परिवारों को उनकी जमीन खरीदने के लिए भुगतान किया। इन 6 परिवारों के अलावा जू नेनियन ने जू एरहोन के परिवार से भी जमीन खरीदी। ऐसा नहीं था कि उसे जू अहोन पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह पैसे और हितों के साथ पारिवारिक संबंधों की परीक्षा नहीं लेना चाहती थी। क्योंकि जू अहोन ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, वह नहीं चाहती थी कि उसके दयालु दूसरे चाचा हितों के कारण बदल जाएं। आखिरकार मानव हृदय समय और वातावरण के साथ अनिवार्य रूप से बदल सकता है, और वह आशा करती थी कि उसके रिश्तेदारों के साथ कभी कोई वित्तीय विवाद न हो। इसलिए शुरुआत से ही सब कुछ स्पष्ट रूप से विभाजित करना सबसे अच्छा था। जू एरहोन ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन शू अहोन को दिया गया पैसा गांव के मुखिया और मिलिशिया नेता के सामने नहीं सौंपा गया था, न ही उनके सामने अनुबंध लिखा गया था। घर वापस आकर जू नेनियन ने जू एरहोन के साथ इस मामले पर चर्चा की। जू अहोन के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। बेशक जू नेनियन अपने दूसरे चाचा के साथ दूसरों के समान व्यवहार नहीं करेगी। उन्होंने जमीन के लिए जो राशि दी वह दूसरों को मिलने वाली राशि से 4 से 5 गुना अधिक थी। जू अहोन ने इतना पैसा लेने से इनकार कर दिया। उसका चेहरा कठोर था। तुम मूर्ख लड़की हो, इतना क्यों देती हो? आपके दूसरे चाचा आपके विचारों को समझते हैं। हम एक परिवार हैं और बाहरी लोगों की बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं किसी दिन हितों से प्रभावित नहीं हो जाऊंगा, इसलिए आप जो कर रहे हैं वह सही है। अपने दूसरे चाचा के प्रति दोषी महसूस मत करो, बस वही दो जो देना चाहिए। ये सुनकर जू नेनियन ने राहत की सांस ली, लेकिन पैसे वापस नहीं लिए। उसने बस इतना कहा, चूंकि दूसरे चाचा नेनियन के विचारों को समझते हैं, इसलिए मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगी। आप मेरे दूसरे चाचा हैं और मुझे पक्षपात करना होगा। बिना एक और शब्द कहे उसने पैसे जू अहोन के हाथों में थमा दिए। मुझे बहुत ध्यान रखना है और मैं भविष्य में मदद के लिए दूसरे चाचा पर निर्भर रहूंगी। मेरी माँ अशिक्षित हैं। मेरे पिता ने प्राथमिक विद्यालय की केवल दूसरी कक्षा ही उत्तीर्ण की है और वे चल फिर भी नहीं सकते। मुझे यहाँ मदद करने के लिए और जिकियांग की अच्छी देखभाल करने के लिए दूसरे चाचा की आवश्यकता होगी। मैं जानता हूँ कि दूसरे चाचा सक्षम हैं, इसलिए आप इस पैसे के हकदार हैं। जू एरहोन बहुत बुद्धिमान था और यह बात जू नेनियन को बहुत पहले ही पता चल गई थी। इसीलिए उसने उससे मदद मांगने के बारे में सोचा। यदि वह उसके दूसरे चाचा भी होते तो भी यदि वह योग्य नहीं होते तो वह उन्हें कारखाना नहीं सौंपती। जू नेनियन के इतने स्पष्ट शब्दों में बोलने के बाद जू एरहोन के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह ये भी जानते थे कि यह उनकी भतीजी की दयालुता थी, जो उनके परिवार की कठिन वित्तीय स्थिति को समझती थी और उनकी देखभाल करना चाहती थी। जू एरहोन ने एक बार फिर ऐसी भतीजी पाकर बहुत आभारी महसूस किया। ये देखकर कि वह अंततः पैसे लेने के लिए सहमत हो गया, जू नेनियन संतोष से मुस्कुरा उठा। मामला सुलझने के बाद जू नेनियन और जू जिकियांग तुरंत काउंटी शहर लौट आए। वापस आते समय जू जिकियांग ने जू नेनियन से पूछा, बहन, क्या आपने नहीं कहा था कि रिश्तेदारों को शामिल करना व्यवसाय में सबसे बड़ी वर्जना है? ये सुनकर जू नेनियन के होठों पर मुस्कान फैल गई। यही कारण है कि मैंने शुरू से ही दूसरे चाचा के साथ यह स्पष्ट कर दिया था कि क्या विभाजित किया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे दूसरे चाचा ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो आराम से काम चला लें और भीख मांगें। दूसरे चाचा हमारे परिवार के प्रति अच्छे रहे हैं और अक्सर हमारी मदद करते रहे हैं। एक बार फैक्ट्री बन जाए तो मैं उसे अच्छा पद, अधिकार और कई तरह की सुविधाएं दूंगा, लेकिन मैं उसे मुनाफे में हिस्सा नहीं दूंगा, समझे? जब तक दूसरे चाचा अपना काम अच्छी तरह से करते रहेंगे, वे हमेशा हमारे अच्छे दूसरे चाचा रहेंगे। मुनाफे में हिस्सेदारी के बिना भी मैं अपने दूसरे चाचा के साथ जो व्यवहार करूंगा वह निश्चित रूप से उससे बेहतर होगा जितना कि उन्हें लाभांश मिलने पर मिलता। लेकिन अगर दूसरे चाचा सचमुच बदल जाते हैं तो इससे हमारे व्यवसाय की नींव को कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनकर जू जिकियांग ने कुछ हद तक समझते हुए सिर हिलाया।
जू नैनियन ने आह भरते हुए कहा, हितों के सामने मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो पूरी तरह से पहचान से परे हो गए हैं। मेरा दृष्टिकोण दूसरे चाचा से खुद को दूर करने का नहीं है, बल्कि मैं नहीं चाहता कि उन्हें ऐसा बनने का मौका मिले। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं पैसे के बल पर हमारे पारिवारिक संबंधों की परीक्षा नहीं लेना चाहता। मैं शुरू में ही संभावना को खत्म कर देना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि घटना घटने के बाद उसे ठीक करने की कोशिश करूं। जू जिकियांग को कुछ समझ में आया और उसने जू नैनियन को अत्यंत प्रशंसा से देखा। उसकी बहन की दूरदर्शिता बहुत गहरी थी। यदि वह होता तो निश्चित रूप से वह इतनी दूर तक नहीं सोचता। वह यही सोचता कि चूंकि यह उसका अपना दूसरा चाचा है, तो फिर इसे अजीब क्यों बनाया जाए। निश्चित रूप से गांव के मुखिया और शू एगुओ इस खबर को फैलाने वाले नहीं होंगे, और हालांकि इस मामले में गोपनीयता की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनमें से कोई भी इतना गपशप करने वाला नहीं था। समाचार का स्रोत वे परिवार निकले जिन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और अपनी जमीन जू नैनियन को बेच दी थी। क्या जू नैनियन यहीं गांव में एक कारखाना बनाने जा रहा है? क्या आप गंभीर हैं? क्या हम अपन दावेई की लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? क्या कोई नकली है? उन्होंने वास्तव में मेरे परिवार की जमीन खरीद ली। साथ ही उन्होंने वादा किया कि जब कारखाना बन जाएगा तो मेरे परिवार के कम से कम 3 लोग वहां काम कर सकेंगे। वे हम में से प्रत्येक को कम से कम 20 युआन प्रति माह देंगे। आंटी ने कहा, उनका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। गांव वाले उन लोगों से ईर्ष्या करते थे जो कारखाने में काम कर सकते थे। ये व्यावहारिक रूप से एक सुरक्षित नौकरी थी। संयोगवश इससे पहले गांव में किसी ने कारखाना नहीं बनाया था, और शू नैनियन का परिवार ऐसा कार्य करने वाला पहला परिवार था। अब से उनका परिवार भी वेतन पाने वालों में शामिल हो जाएगा। गर्व से भरी आंटी ने बोलते समय अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। आंटी को इतना आत्मसंतुष्ट देखकर अन्य लोग खिन्न हुए बिना नहीं रह सके। यान कुइहुआ और जू दावेई के लिए यह बहुत भाग्यशाली बात है कि उन्हें इतनी आकर्षक लड़की का जन्म मिला। वह मीलों तक एकमात्र सुंदरी है, और यहाँ तक कि उसने काउंटी के एक बड़े अधिकारी के परिवार में विवाह भी कर लिया है। तस्क तस्क तस्क, सच में लोगों की तुलना करने से आप ईर्ष्या से मर सकते हैं। काश मेरी भी ऐसी बेटी होती तो मैं भी जीवन का आनंद ले पाता। बोलने वाली आंटी का दृढ़ विश्वास था कि जू नैनियन अपने पति के परिवार के प्रभाव के कारण ही गांव में कारखाना बना सकी। आखिरकार एक कारखाना बनाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। इसमें कम से कम 10,000 युआन की लागत आती। इस तथ्य के बावजूद कि जू नैनियन ने अपने पाक कौशल के कारण काउंटी में अपनी दुकान खोल ली थी, आंटी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने कारखाना शुरू करने के लिए पर्याप्त धन कमाया है। आप ठीक कह रहे हैं। इतनी प्यारी लड़की के साथ कौन आदमी उसे पसंद नहीं करेगा? वह जो भी मांगती है उसे मिल जाता है ना? बिल्कुल। देखो वह कितनी उदार है। शादी के लिए 10,000 युआन दहेज कौन दे सकता है? यहाँ तक कि 300 युआन भी उदारतापूर्ण माना जाएगा। दहेज के लिए 10,000 युआन खर्च करना, एक कारखाना स्थापित करना, उसके पति के एक शब्द से अधिक कुछ नहीं होना चाहिए। हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं, न तो इतनी आकर्षक लड़की को जन्म दे सकते हैं, न ही किसी अमीर आदमी से शादी कर सकते हैं जिससे हमारे पास खेती बाड़ी में अपना सिर गड़ाने के अलावा और कुछ नहीं बचता। आंटी जू ने उन दोनों की बातें सुन ली और घृणा से नाक भान सिकुड़ने लगीं। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? सफल होने के लिए किसी पुरुष पर निर्भर रहना शर्मनाक है। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। वह कड़ी मेहनत से अपना पैसा कमाती है। मेरी राय में एक महिला को अपने घरेलू कर्तव्यों से चिपके रहना चाहिए, और यदि जरूरत पड़े तो वह बाहर जाकर खेती भी कर सकती है। यान कुइहुआ की बेटी स्पष्ट रूप से अपने पति पर निर्भर है, फिर भी वह इस बारे में बड़बड़ाती रहती है कि यह उसकी बेटी की अपनी कमाई है। उस कहानी को कौन खरीदेगा? अगर उनकी बेटी में वह क्षमता होती तो क्या उनका परिवार इतने सालों तक गरीब रहता? आंटी जू को गांव में यान कुइहुआ के बाद दूसरी सबसे उग्र महिला के रूप में जाना जाता था। जो 2 महिलाएं पहले बोल रही थीं, वे आंटी जू की टिप्पणी सुनकर अवाक रह गईं। वास्तव में उन्हें यान कुइहुआ के परिवार को अब सक्षम और धनी बनते देख बुरा लगा, लेकिन वे आंटी जू की तरह नाराज नहीं थे। इसके अलावा यदि किसी के पास भरोसा करने के लिए कोई पुरुष हो तो उस पर निर्भर रहने में क्या गलत है? उनकी बेटी को भी अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ा क्योंकि वह एक बेकार आदमी के साथ रह गई, है न? बेशक उन्होंने इन विचारों को खुलकर नहीं कहा क्योंकि वे परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे, लेकिन कोई और अब और सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ब्रिगेड लीडर जू एगुओ की पत्नी डिंग विहुआ थी। जू नैनियन की इतनी अच्छी शादी होना आंशिक रूप से उसके प्रयासों का ही परिणाम था, लेकिन सच तो यह है कि इससे उसे ईर्ष्या हुई और उसके दांत खट्टे हो गए। लेकिन उसका पति सही था। अगर जू नैनियन सुंदर पैदा नहीं हुई होती तो उनका परिचय कराना बेकार होता। इसके अलावा जब उसकी चचेरी बहन इस मामले को लेकर उसके पास आई तो उसने स्पष्ट कर दिया था कि वे जू नैनियन के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना चाहते हैं। इसलिए कुछ सोचने के बाद डिंग विहुआ ने इसे जाने दिया।
कुछ दिन पहले जू नेनियन की शादी में बटर नूडल हाउस के नूडल्स का भोज आयोजित किया गया था और वे अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट थे। जब भोजन इतना अच्छा हो तो व्यवसाय में तेजी कैसे न आए। जू नेनियन द्वारा व्यवसाय शुरू करने के बारे में वह और उनके पति एगुओ काफी समय से जानते थे। वास्तव में यान कुइहुआ के परिवार की वित्तीय स्थिति में बदलाव तब शुरू हुआ जब जू नेनियन ने अपना व्यवसाय शुरू किया। कुछ दिन पहले वह काउंटी की यात्रा पर गई थी और संयोग से उसने जू नेनियन के बटर नूडल हाउस को देखा। हे भगवान, रेस्तरां बहुत शानदार था और ग्राहकों की भीड़ से व्यवसाय चरमरा रहा था। वहां इतना सामान भरा हुआ था कि बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। आंटी जू की टिप्पणी सुनकर डिंग विहुआ ने सीधे चेहरे से जवाब दिया, आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें कोई योग्यता नहीं है। जू नेनियन काउंटी में एक दुकान चला सकते हैं, क्या आपकी बेटी ऐसा कर सकती है? इसके अलावा नेनियन को ऐसे प्रतिष्ठित लोगों द्वारा प्रणय निवेदन किया जाना उसकी अपनी योग्यता है। ओह, क्या आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति उन धनी परिवारों के बेटों का ध्यान आकर्षित कर सकता है? जहां तक आपकी बेटी के आत्मनिर्भर होने की बात है, अगर उसने उस बेकार आदमी से शादी नहीं की होती तो क्या उसे इतना संघर्ष करना पड़ता? मैं कहता हूं, बहन गुइलान, भले ही आपको यान कुइहुआ के साथ कोई समस्या हो, लेकिन आपको किसी छोटी लड़की की पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। वो कैसा लगता है? डिंग विहुआ ब्रिगेड के प्रमुख की पत्नी थी और आंटी जू यान कुइहुआ की तरह कुख्यात नहीं थी। इसका कारण ये था कि वह डरपोक थी। अपने से अधिक सक्षम व्यक्ति के सामने खड़े होकर वह सभ्य होने का साहस नहीं कर सकी। हालांकि आंटी जू डिंग विहुआ की निर्दयी सार्वजनिक आलोचना से असंतुष्ट थीं, उन्होंने बस कुछ बार अपने होंठ हिलाए लेकिन बदले में कुछ नहीं कहा। जो दो महिलाएं पहले बोली थीं, वे भी अपना मुंह ढक रही थीं और हंस रही थीं। सच कहूं तो हर कोई जमीन खुरचने वाली मुर्गी थी और फिर अचानक यान परिवार के पंख उगाए और वे फीनिक्स बनने के लिए पेड़ की चोटी पर उड़ गए। ये सच है कि बहुत से लोग ईर्ष्यालु और जलनशील थे, लेकिन वे सिर्फ ईर्ष्यालु और जलनशील ही थे। वे बिना किसी कारण के दूसरों की निंदा करने तक नहीं जाते थे। आखिरकार, हालांकि यान कुइहुआ एक कर्कश महिला थी, लेकिन वह बिना कारण के परेशानी खड़ी करने वाली नहीं थी। वह केवल तभी हंगामा करती थी जब उसके पक्ष में सही चीजें होती थीं। बस उसका मुंह ही थोड़ा परेशान करने वाला था, इसलिए उसने गांव में कोई वास्तविक दुश्मनी पैदा नहीं की थी। किसी ने भी उसके प्रति कोई गलत इरादा नहीं रखा। इसलिए आंटी जू की टिप्पणी न केवल दूसरों को प्रभावित करने में विफल रही, बल्कि इसके कारण उनकी आलोचना भी हुई। दूसरी ओर जू नेनियन ने भूमि का दस्तावेज लिया और जू जिकियांग के साथ शहर गए, स्थानीय पुलिस स्टेशन का पता लगाया, भूमि का दस्तावेज प्रस्तुत किया और एक कारखाने के निर्माण के लिए आवेदन किया। उसी दिन मंजूरी दे दी गई। उन दस्तावेजों को हाथ में लेकर जू नेनियन बैंक गए और 10,000 युआन निकाले। वह शू जिकियांग के ज्ञान, सोच और बातचीत कौशल को विकसित करना चाहती थी, इसलिए वह अपने छोटे भाई को लगभग हर जगह अपने साथ ले जाती थी। ऐसा लग रहा था कि जू जिकियांग जू नेनियन के इरादों को समझ रहा था और जब भी वह दूसरों के साथ बातचीत करती थी तो वह ध्यान से देखता था। अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जू नेनियन ने तेजी से कारखाने का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने ईंट कारखाने का दौरा किया और इमारत के निर्माण के लिए आवश्यक ईंटों का ऑर्डर दिया। उसने लाल ईंटों के स्थान पर खोखली नीली ईंटें चुनी। ये खोखली ईंटें वास्तव में अधिक मजबूत थीं। केवल ईंटें खरीदने में ही जू नेनियन को 8,000 युआन से अधिक का खर्चा आया, जिससे उसे बहुत दुख हुआ। ईंटें खरीदने के बाद शू नेनियन और शू जिकियांग ने उन्हें किंगशान गांव में पहुंचा दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें सही ढंग से रखा गया है, वे दोनों उनके साथ चले। ईंटें खरीदने के बाद स्वाभाविक रूप से उन्हें संरचना बनाने के लिए कंक्रीट कार्य में कुशल किसी व्यक्ति को खोजने की आवश्यकता थी। जू नेनियन को उनमें से किसी के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसे जुआहोन को उन्हें ढूंढने देना पड़ा। शुआहोन कुछ लोगों को जानते थे और उन्होंने बिना सोचे समझे पड़ोसी गांव से श्रमिकों को बुलाकर यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सब कुछ तैयार होने के बाद उन्होंने अगले दिन कारखाने का निर्माण शुरू कर दिया और किसी के भी काम में ढिलाई बरतने के डर से जुआहोन व्यक्तिगत रूप से निर्माण पर नजर रखने के लिए चले गए। जब जू नेनियन ने लोगों को ईंटों को खेत में खींचने को कहा तो गांव में काफी हलचल मच गई। जू नेनियन द्वारा गांव में एक कारखाना बनाने की अफवाहें फैली हुई थीं और हर कोई इसे केवल मनोरंजन का स्रोत मानता था। अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ था और जमीन बेचने वाले परिवारों के अलावा किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब तक ग्रामीणों ने खेत में ढेर सारी ईंटें रखी हुई नहीं देखी, तब तक उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। गांव में कारखाना होना अच्छी बात थी, चाहे उसका निर्माण किसी के भी परिवार द्वारा किया जा रहा हो। क्यों? क्योंकि वे वहां जाकर काम कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि गांव में कोई भी शहर के कारखानों में काम नहीं कर सकता था। बात सिर्फ इतनी थी कि दूरी बहुत अधिक थी, रोजाना आना जाना परेशानी भरा था और उन्हें अपने घरों की देखभाल करनी थी, जिसके कारण उन्होंने घर पर ही खेती करना चुना। अब जू नेनियन द्वारा गांव में एक कारखाना बनाना, क्या यह अच्छी बात नहीं थी?
इसलिए उस दिन उत्सुकतावश सभी घरवाले उस खेत को देखने के लिए दौड़ पड़े। नीली ईंटों के उन ढेरों को देखकर कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनमें से सबसे अधिक खुश ब्रिगेड लीडर जू एगुओ और गांव के मुखिया थे। गांव में एक कारखाना होने से चाहे जो भी हो, गांव के आर्थिक विकास को गति मिलेगी, और भले ही वे केवल छोटे ग्रामीण कैडर हों, उन्हें कुछ परिणाम दिखाने की आवश्यकता थी, है ना? इसलिए जू एगुओ और गांव के मुखिया का बेटा स्वेच्छा से मदद करने के लिए आए। कई लोग जो अच्छी नौकरी पाने की आशा रखते थे, वे भी मदद के लिए आगे आए। उन्हें डर था कि कहीं वे व्यक्तिगत रिश्तों में उलझ न जाएं और बाद में अन्य लोग इसका इस्तेमाल फैक्ट्री में प्रवेश करने के लिए न करने लगें। बेशक उसे अभी भी ब्रिगेड लीडर और गांव के मुखिया का सामना करना था। यद्यपि ग्राम प्रधान और ब्रिगेड नेता उच्च पदस्थ अधिकारी नहीं थे, फिर भी वे ग्राम कार्यकर्ता ही थे। भविष्य में जब कारखाना बन जाएगा, तब भी कई चीजें ऐसी होंगी जिनके लिए उन्हें उनकी सहायता लेनी होगी। इसके अलावा चूंकि ब्रिगेड लीडर एक ईमानदार और उत्साही व्यक्ति था, इसलिए जू एरहोन के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शू नैनियन ने कहा कि शू एरहोन बहुत बुद्धिमान था, वह बिना कुछ कहे ही कई चीजों का ध्यान रख लेता था। जिन ग्रामीणों ने स्वेच्छा से मदद की थी, उन सभी को उसने वापस जाने के लिए मना लिया, लेकिन चूंकि वह वाक्पटु और चतुर था, इसलिए वह किसी को नाराज नहीं कर सका। असंतुष्ट होने की बजाय लोग इस बात से प्रभावित थे कि जू एरहोन का परिवार अमीर होने के बावजूद किसी को भी नीची नज़र से नहीं देखता था और उनसे अच्छे व्यवहार से बात करता था। दूसरों की नज़र में जू नैनियन की संपत्ति जू एरहोन के परिवार की संपत्ति का पर्याय थी। जू नैनियन ने पहले ही ये तय कर लिया था कि वह फैक्ट्री भवन के निर्माण के लिए किस प्रकार का मॉडल चाहती हैं। इसके पीछे एक पहाड़ था जिसमें कई प्राकृतिक झरने थे। यही कारण था कि शू नैनियन ने गांव में फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई थी तथा इसे एक मुखौटा के रूप में इस्तेमाल किया था। जू नैनियन ने पहले ही इस पहलू पर विचार कर लिया था। जब उसने एक बर्तन में अकेले नाले का पानी उबाला तो उसमें से एक अनोखी सुगंध उत्पन्न हुई। पहले तो उसने सोचा कि यह ऐसी बात है जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फिर उसे वह समय याद आया जब उसने कद्दू को भाप देने के लिए बर्तन के नीचे के पानी का उपयोग किया था। उस समय भाप बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी से कोई विशेष सुगंध नहीं आती थी। गंध और देखने में वह सामान्य पानी जैसा ही लगता था। कुछ दिन पहले ही जू नैनियन को इस मुद्दे का पता चला था। अपनी परिकल्पना के आधार पर उन्होंने प्रयोग भी किए। दरअसल जब नदी के पानी को बर्तन में उबाला गया तो उसमें से अनोखी खुशबू निकली, लेकिन जब नदी के पानी को भोजन के माध्यम से छान लिया गया तो सुगंध नहीं निकली, फिर भी प्रभाव बना रहा। फैक्ट्री भवन के निर्माण के दौरान जू नैनियन ने जानबूझकर पहाड़ी के बीच में एक विशाल पानी का पंप स्थापित करवाया था, जिसके बीच में एक विभाजक भी था। एक और पहाड़ का प्राकृतिक जल खींचा गया, जिसे पाइपलाइन के माध्यम से फैक्ट्री कैंटीन तथा कर्मचारियों के लिए जलापूर्ति के लिए लाया गया। दूसरे हिस्से का उपयोग नदी के पानी को कार्यशाला तक ले जाने के लिए किया जाता था, जहां लियूएसू को इस प्रक्रिया में नदी के पानी की आवश्यकता होती थी। जब समय आता था तो वे पंप में कुछ साफ सब्जी के पत्ते डाल देते थे ताकि नदी का पानी सब्जियों से होकर फिल्टर हो जाए और कोई सुगंध न छोड़े। संदेह से बचने के लिए जू नैनियन ने कारखाने को कार्यशालाओं में विभाजित करने की योजना बनाई। प्रत्येक कार्यशाला लियूएसू के निर्माण में एक अलग चरण के लिए जिम्मेदार होगी, और यहाँ तक कि एक कार्यशाला ऐसी भी होगी जो दूसरों की दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करेगी। इस तरह किसी को भी लियूएसू बनाने की पूरी सही विधि पता नहीं चल पाएगी, न ही उन्हें खाड़ी के पानी के अनूठे गुणों का एहसास होगा। यदि परिणाम अच्छा भी हो तो भी लोग यह मान लेंगे कि यह रेसिपी के कारण है, तथा वे इसे नदी के पानी से नहीं जोड़ेंगे। आखिरकार नाले का पानी सामान्य लग रहा था। यद्यपि इस खाड़ी का पानी अनोखा था, लेकिन कोई भी इसका उपयोग स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए नदी के पानी से छानी गई सब्जियां जब शू नैनियन के पाक कौशल वाले किसी व्यक्ति द्वारा पकाई जाती हैं तो वे केक पर आइसिंग की तरह एक स्वादिष्ट व्यंजन में बदल जाती हैं। लेकिन यान कुइहुआ की ओर से परिणाम सामान्य से थोड़ा अधिक ताज़ा होगा, कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होगा। शू एरहोन की देखरेख में फैक्ट्री की इमारत धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रही थी। नींव रखी जा चुकी थी और वे आसपास की दीवारें बनाने लगे थे। इस बीच जू नैनियन जू जिकियांग के साथ सहयोग के लिए बातचीत करने के लिए अपनी पूरी तरह से तैयार लियूएसू के साथ लिन सिटी में कदम रखने की तैयारी कर रही थी। जहां तक जिनयू का सवाल है, उसे गए हुए आधा महीना से अधिक हो चुका था। आइए समय को पीछे ले चलते हैं 21 तारीख पर। जिनयू अंततः डेथ डेल्टा पर पहुंचे और जिन रुयांग और अन्य लोगों के साथ फिर से संगठित हो गए। सांकियाओ स्ट्रीट डेथ डेल्टा का हृदय स्थल था। यहाँ एक भूमिगत मनोरंजन क्लब स्थित था। यह मनोरंजन क्लब सांकियो स्ट्रीट पर स्थित ची जिन द्वारा प्रबंधित सबसे छोटा क्लब होने के कारण उनका सबसे कमजोर क्लब था। जिनयू और जिन रुयांग को संदेह था कि ये जियांगटियन की यहाँ ची जिन से मुलाकात होने की बहुत संभावना है। आखिरकार सबसे कम अपेक्षित स्थान ही अक्सर अपराधियों के लिए सबसे अच्छा विकल्प होते हैं।
और वास्तव में वे एक संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। ची जिन प्रकट हुए। ये जियांगटियन ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जिनयू और जिन रुयांग, ये शाओटिंग और अन्य लोगों के साथ सभी भेष बदलकर आम भीड़ के बीच छिपे हुए थे। हालांकि यह ची जिन का क्षेत्र था, लेकिन जिनयू और उनकी टीम ने यहां आकर लोगों को गिरफ्तार करने का साहस किया, जिससे ये पता चलता है कि वे इसके लिए तैयार थे। यदि वे ची जिन और ये जियांगटियन को मौके पर ही पकड़ने में कामयाब हो जाते, तो ये जियांगटियन 100 बहाने बनाकर भी दोष से बच नहीं पाता। एक प्रमुख ड्रग माफिया से गुप्त मुलाकात ही उसे गंभीर संकट में डालने के लिए पर्याप्त थी। बार के प्रवेश द्वार पर जिनयू, एक गुंडे की तरह कपड़े पहने, एक ऊंचे स्टूल पर बैठा था। उसने एक जड़ाऊ चमड़े की जैकेट, फटी हुई जीन्स पहन रखी थी। उसके लंबे बाल थे, जो अब सेना से दूर रहने के कारण कटे नहीं थे, और उसने सड़क पर चलने वाले गिरोहों के लिए विशिष्ट हेयर स्टाइल बना रखी थी। डेथ डेल्टा में ये सबसे आम लुक था। उसका चेहरा धुएं के रंग के मेकअप के साथ और भी अधिक अतिरंजित था, जो डेल्टा गुंडे का एक आदर्श चित्रण था। घर पर एक समान ग्रे और काले रंग की ड्रेस कोड के विपरीत, ये भविष्य की शैलियों की अधिक विशिष्टता थी। उसने बेशर्मी से एक आकर्षक महिला को अपनी बाहों में भर लिया, जिसके बाल सुनहरे लहरदार थे, कामुक काले मोजे थे, ऊंची एड़ी के जूते थे और छोटी सी तंग स्कर्ट थी। महिला का शरीर उससे रगड़ खा रहा था, जिससे हल्की और गर्म आवाजें निकल रही थीं, फिर भी वह एक पुरुष की आवाज थी। मुझे औरत की तरह कपड़े क्यों पहनने पड़ते हैं? जिन रुयांग की दांत पीसती हुई आवाज आई। बारटेंडर ने उन्हें हैरान होकर देखा और जिनयू के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। बारटेंडर के सामने जिनयू का हाथ जिन रुयांग की कमर के चारों ओर लिपटा हुआ ऊपर चढ़ा, उस बन को पकड़ लिया जिसे वह नकली स्तन के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, और एक चुंबन की नकल की। उसकी आवाज ठंडी थी। कहो। जिन रुयांग अपनी व्यथित अभिव्यक्ति के नीचे बिल्कुल अविश्वसनीय लग रहा था। मिशन की अहमियत को समझते हुए वह सिर्फ कामुक अंदाज में जिनयू की कमर को गले लगाने का नाटक कर सका और रुंधे गले से गुनगुनाते हुए बोला, तुम बदमाश हो। फिर बारटेंडर ने नजरें फेर लीं। इस समय मनोरंजन क्लब के प्रवेश द्वार पर एक लंबी काली लग्जरी संशोधित कार दरवाजे पर रुकी। काले कपड़े पहने पहला व्यक्ति जो बाहर निकला, कार के दूसरी ओर गया, सम्मानपूर्वक पिछला दरवाजा खोला और कुछ फुसफुसाया। तभी काले चमड़े के जूतों की एक जोड़ी जमीन पर गिरी और एक व्यक्ति बाहर निकला। गहरे चेहरे और ठंडे भाव वाला यह आदमी निस्संदेह ये जियांगटियन था। उसकी निगाहें गलती से जिनयू की ओर चली गईं, और बिना एक शब्द कहे, जैसे कि उसने ये जियांगटियन को अपनी ओर देखते हुए नहीं देखा हो, जिनयू ने जिन रुयांग का चेहरा पकड़ लिया और स्वाभाविक रूप से उसे चूमने के लिए झुक गया। जिन रुयांग की आंखें एक पल में चौड़ी हो गईं। बकवास। जिनयू के हाथ अभी भी जिन रुयांग के चेहरे को थामे हुए थे, और जिन रुयांग के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो बिजली गिर गई हो। उसके हाथ हवा में लटक रहे थे और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। मैं बकवास कर रहा हूँ। जिनयू, तुम्हारी माँ, मेरा पहला चुंबन। पहला चुंबन। जिन रुयांग की आंखों में आंसू आ गए, और ये शाउटिंग और भीड़ में छिपे अन्य लोग इतने सदमे में थे कि उनके जबड़े लगभग खुले रह गए, जिससे लगभग एक दृश्य उत्पन्न हो गया। हे भगवान, क्या ये भाई इतने निर्दयी हैं? ये शाउटिंग मदद नहीं कर सका लेकिन निगल गया। आभारी था कि वह पहले खुद को एक महिला के रूप में छिपाने के लिए सहमत नहीं हुआ था, अन्यथा वह उस जानवर जिनयू द्वारा तबाह हो गया होता। उसने चुपचाप अपने दिल में जिन रुयांग के लिए एक मोमबत्ती जलाई। जिनयू की कार्रवाई एक अनिच्छुक कदम था। कौन जानता था कि जैसे ही वह कार से बाहर निकलेगा, ये जियांगटियन उसकी ओर क्यों देखेगा। जिन रुयांग के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर जिनयू को उल्टी आने वाली थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अपनी कमर के चारों ओर हाथ को जोर से दबाया और होठों को थोड़ा अलग करके और कब्ज के भाव के साथ उसने फुसफुसाते हुए कहा, इसे और उत्तेजक बनाओ। अन्य लोगों की नज़रों में उसका फुसफुसाता हुआ रूप छेड़खानी जैसा था। ये जियांगटियन को जर्मोफोबिया है। एक उत्तेजक और कामुक महिला को देखकर उसे अपनी आंखें निकालने का मन करता था, उस तरह का रोगाणुभय। जिन रुयांग ने अपने होंठ कांपते हुए कहा, एक आदमी को मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। महिला होने का नाटक करना पहले से ही काफी बुरा था, लेकिन अब उसे इसे और अधिक उत्तेजक बनाने के लिए कहा जा रहा था। क्या वह अब भी चेहरा चाहता है या नहीं? हालांकि वह ये भी जानता था कि यदि लक्षित व्यक्ति प्रकट नहीं होता तो जिनयू ने अचानक ऐसा नहीं किया होता, और लक्ष्य व्यक्ति की नज़र उस पर और जिनयू पर होनी चाहिए। इस प्रकार जिन रुयांग केवल अपने अभिमान को निगल सकता था। उसके हाथ जिनयू के कंधों से चिपके हुए थे और उत्तेजक स्वर में अतिशयोक्तिपूर्वक जोर से कराह रहा था। वह कराह इतनी भावपूर्ण और उत्तेजक थी कि न केवल जिनयू उसे सुनकर उल्टी करना चाहता था, बल्कि जिन रुयांग भी ऐसा ही चाहता था। ये जियांगटियन की छठी इंद्रिय ने उसे अवचेतन रूप से जिनयू की ओर चलने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जैसे ही वह निकट पहुंचा, उसने एक कराहने की आवाज सुनी और उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। ठीक उसी समय जिनयू ने जिन रुयांग के नितंब पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे जिन रुयांग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बाहर से कड़ा हो गया हो और अंदर से कोमल हो गया हो। उसका पूरा शरीर अकड़ गया।
मुख्य बात यह थी कि अभिनय के लिए उन्हें जानबूझकर कराहना और रोना भी पड़ा। ये जियांटियन ने अपनी दिशा बदली और दूसरी ओर चला गया। उसकी गति इतनी तेज हो गई मानो कोई पीछे से उसका पीछा कर रहा हो। हालांकि वास्तविकता ये थी कि वह बस घिनौना था। ये शियांटियन क्लब के दूर छोर पर स्थित एक निजी कमरे में चला गया, जहां दरवाजे पर 6 काले कपड़े पहने अंगरक्षक एक पंक्ति में पहरा दे रहे थे। जैसे ही वह आदमी अंदर आया, जिन रुयांग और जिन यू तुरंत अलग हो गए। उनके चेहरे पर असहजता की तस्वीर थी। जिन रुयांग ने अपना मुंह ढक लिया, उसका मन शापों की बाढ़ से भर गया। जिन यू की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी, उसका पूरा चेहरा बेचैनी से हरा हो गया था। दूसरी ओर ये शाओटिंग और अन्य लोग शब्दों के अभाव में थे। यदि यह मिशन न होता तो वे उन्हें बधाई देने जाते। हे भगवान, जो भाई कभी अच्छे थे, उनके पास एक ऐसा रहस्य था जिसे कहा नहीं जा सकता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिन यू को हमेशा से महिलाएं नापसंद रही हैं। ये शाओटिंग ने चालाकी से सोचा, क्या जू नेनियन शायद एक ढाल थी जिसे जिन यू ने बाहर निकाला था। इसका उद्देश्य अपने और जिन रुयांग के अकथनीय रहस्य को छिपाना था। डरावना, डरावना। ये जियांटियन के अंदर जाने के बाद भी चीजिन नहीं पहुंचे थे, इसलिए जिन यू और अन्य लोग केवल बाहर ही इंतजार कर सकते थे। ऊंची एड़ियों के जूते पहनकर जिन रुयांग के पैरों में छाले पड़ गए। उनका अजीब कबूतर पंजे जैसा रुख, बार काउंटर पर शरीर के ऊपरी हिस्से को इस तरह झुकाना मानो बारटेंडर को लुभाने की कोशिश कर रहा हो। बारटेंडर ने सोचा कि जिन रुयांग एक ऐसी तुच्छ महिला है जो अपने पति के सामने भी उसके साथ फ्लर्ट करना नहीं भूलती। इसलिए जिन यू की नज़रें दूसरी ओर जाने का फायदा उठाते हुए उसने जिन रुयांग को एक चुंबन दिया और उसकी छाती में ठूंस दिए गए पैड को कामुकता से चुटकी में दबा लिया। बारटेंडर की इस छेड़खानी भरी हरकत से आश्चर्यचकित होकर जिन रुयांग ने कहा। वह क्रोध में अपने दांत पीसने लगा और बारटेंडर को पीटने के लिए घसीटने लगा। लानत है, जिन यू द्वारा परेशान किया जाना ही काफी बुरा था। कम से कम यह एक मिशन के लिए था, एक आवश्यक बुराई। इस आदमी को अवश्य ही मृत्यु की इच्छा होगी। उसकी चौड़ी आंखों को देखकर बारटेंडर को लगा कि उसे उसका स्पर्श अच्छा लगा। ये देखकर कि जिन यू अभी तक मुड़ा नहीं है, उसने अपना हाथ उठाया और दूसरा हाथ लेने का इरादा किया। जैसे ही जिन रुयांग भड़कने वाला था, जिन यू ने पलटकर बारटेंडर की हरकतों पर नजर डाली, जबरन जिन रुयांग को खींच लिया और बारटेंडर को भयंकर निगाहों से घूरा। बारटेंडर ने शर्मिंदगी के साथ पे मिलाना जारी रखा। जिन यू ने आखिरकार हार मान ली और जिन रुयांग से फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ हर कोई चीजिन का जासूस है, कोई भी जल्दबाजी में कदम मत उठाओ। दांत पीसते हुए जिन रुयांग ने कहा, समझ गया, क्या तुम पहले मुझे छोड़ सकते हो। जिन यू उसे पकड़ना भी नहीं चाहता था। भगवान जानता है कि वह अपने भाई को गले लगाने और उसके साथ स्नेह दिखाने के लिए उसकी आंखें निकालना कितना चाहता था। अतः उन्होंने उसे रिहा कर दिया। इसी समय चीजिन अंततः अकेले, बिना किसी अंगरक्षक के वहां पहुंचे। चीजिन का प्रवेश ये शियांटियन की तरह दिखावटी नहीं था। वह एक सड़क ठग की तरह कपड़े पहने हुए था। डेथ डेल्टा के भूमिगत बॉस जैसा बिल्कुल नहीं था। यदि जिन यू और जिन रुयांग ने उसका चेहरा नहीं पहचाना होता तो वे यह नहीं जान पाते कि वह चीजिन था। जिन रुयांग और जिन यू ने एक दूसरे को देखा और साथ ही नाचती भीड़ में डूबे ये शाओटिंग को संकेत दिया कि वह कोई जल्दबाजी न करे और उनके हाथों के संकेतों पर ध्यान दे। इतने लंबे समय तक एक साथ काम करने के बाद जिन यू की एक नज़र ही ये शाओटिंग को समझने के लिए पर्याप्त थी। चीजिन एक निजी कमरे में घुस गया और उस कमरे को नहीं चुना जिसमें ये जियांटियन ने प्रवेश किया था, बल्कि पहले वाले कमरे को चुना। ये जियांटियन आखिरी में था। जिस निजी कमरे में चीजिन ने प्रवेश किया, उसके दरवाजे पर कोई पहरा नहीं दे रहा था। अधिक सरलता से कहें तो जिन रुयांग ने गरजते संगीत को ढकने के लिए जिन यू को डांस फ्लोर पर खींचने का नाटक किया। जिन रुयांग की आंखें गंभीरता से गहरी हो गईं। हम क्या करें? वहां पहुंचना सुविधाजनक नहीं है। मैं पहले जाकर देखूंगा, जिन यू ने उतनी ही गंभीरता से कहा। ये शियांटियन ने अंतिम निजी कमरे में प्रवेश किया, जबकि चीजिन ने पहले कमरे में प्रवेश किया। कहने की आवश्यकता नहीं की, हर कोई जानता था कि पहले और अंतिम निजी कमरे को जोड़ने वाला एक गुप्त मार्ग अवश्य होगा। हालांकि अंतिम निजी कमरे के दरवाजे पर खड़े अंगरक्षक सीधे देख सकते थे कि पहले कमरे में कौन प्रवेश कर रहा है। अर्थात यदि वे पहले निजी कमरे के करीब जाना चाहते थे तो वे अंगरक्षक तुरंत अंदर ये जियांटियन को सूचित कर देते थे। दूरी का मतलब था कि जिन यू और अन्य लोग उस निजी कमरे तक नहीं पहुंच सकते थे जहां ये जियांटियन था। इसके अलावा ये स्पष्ट नहीं था कि चीजिन ये जियांटियन को खोजने के लिए आखिरी कमरे में जाएगा या ये जियांटियन चीजिन से मिलने के लिए पहले कमरे में आएगा। जिन रुयांग ने जवाब दिया, सावधान रहो। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा, इन कमीनों के मरने से पहले मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ये जियांटियन और चीजिन के बीच संबंध की पुष्टि करते हुए जिन यू की आंखें गहरी हो गईं। तो उसके दोनों भाई वास्तव में ये जियांटियन के विश्वासघात के कारण मर गए। यदि ये शियांटियन का विश्वासघात न होता तो इतनी उत्तम योजना के परिणामस्वरूप उसके भाइयों की मृत्यु नहीं होती और उस ऑपरेशन के दौरान चीजिन को पकड़ लिया जाता।
जिनयू ने मनोरंजन क्लब छोड़ दिया, निजी कमरे का स्थान निर्धारित किया और बाहर निकल आया। रात में छिपकर वह चुपचाप क्लब की परिधि की रखवाली कर रहे लोगों की देखभाल करता रहा। वह चुपचाप ऊपर चढ़ गया। अल्पविराम। जियांग, इस बार तुमने किसे उकसाया है? वे काफी जिद्दी हैं, चीजिन ने गंभीर चेहरे के साथ ये जियांगटियन से कहा जो उसके सामने बैठा था। ये जियांगटियन सोफे पर आलसी ढंग से लेटा हुआ था। क्या वे आपको निशाना बना रहे हैं? उसने उदासीन स्वर और ठंडी निगाहों से पूछा। चीजिन कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी वर्तमान स्थिति उसके पीछे खड़े उस व्यक्ति की बदौलत है जो उसके लिए रणनीतियां बना रहा था। चीजिन इतना मूर्ख नहीं था कि यह सोचे कि डेल्टा में एक निश्चित दर्जा प्राप्त करने के बाद वह अपने सामने वाले व्यक्ति की उपेक्षा कर सकता है। वह व्यक्ति उसे उसके पद तक पहुंचा सकता था और निश्चित रूप से उसे नीचे गिराने की भी शक्ति रखता था। उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, हाँ, उन्होंने मुझ पर निशाना साधा है। प्रतिद्वंद्वी चालाक है। मेरे अपने क्षेत्र में मैं उन्हें पकड़ नहीं सकता। मैं केवल यह महसूस कर सकता हूं कि वे मुझे देख रहे हैं। हाँ, ये शियांगटियन ने धीरे से हंसते हुए कहा, अगर उसके आदमियों को पकड़ना इतना आसान होता तो मुझे उनसे निपटने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम उसे जानते हो? चीजिन ने आश्चर्य से पूछा। ये शियांगटियन ने एक भान उठाए। उसकी ठंडी आंखें किसी विषैले सांप की तरह थीं। ये परिवार का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी। क्या आपको लगता है कि मैं उसे नहीं जानता? जिनयू, एक आदमी जिसे वह कीचड़ में रौंद देना चाहता था। चीजिन का चेहरा भय से भर गया। आज हमारी मुलाकात, क्या यह उसे पता चल गया होगा? वह यदा कदा ही ये शियांगटियन से मिलते थे। अधिकतर बातें ये शियांगटियन द्वारा भेजे गए संदेशों के माध्यम से ही होती थीं। ये सुनकर ये जियांगटियन ने ठंडे स्वर में उपहास किया। उसका स्वर धीमा था। आराम करो, मेरे द्वारा डिजाइन किए गए कोड को कोई नहीं तोड़ सकता। इस पर चीजिन ने अंततः अपना मन हल्का कर लिया। अपनी बैठक के मुख्य उद्देश्य की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, माल की वह खेप इतनी बड़ी है कि उसे एक साथ देश में नहीं लाया जा सकता। आप क्या सोचते हैं? जैसे ही वह बोल रहा था, अचानक बाहर से एक शराबी महिला की आवाज आई। अंग्रेजी में उसने कहा, हे भगवान, कोई दीवार से टकराकर गिर गया है। उसके शब्दों से अंदर मौजूद ये जियांगटियन और चीजिन अचानक रुक गए। दोनों ने अपनी बंदूकें निकाली और खिड़की के बाहर गोलीबारी शुरू कर दी। जिनयू ने जल्दी से चकमा दिया, धीरे से गाली दी, खिड़की के किनारे से लात मारी और ऊपर की ओर उछल गया, खिड़की तोड़ते हुए, गोलियों से बचते हुए। जिस क्षण जिनयू अंदर घुसा, चीजिन को गोली मार दी गई। अगर ये शियांगटियन ने उसे समय पर दूर नहीं खींचा होता तो गोली उसके दिल के पास लगती। डर के मारे चीजिन को पसीना आ गया। इस बीच जिन रुयांग और उनकी टीम, जो यहाँ स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही थी, ने शोर सुना और तुरंत बाहर से वहां आ गई और जल्दी ही अंगरक्षकों से उलझ गई। ये शियांगटियन के साथ काम करने वाले अंगरक्षक स्वाभाविक रूप से कुशल थे। वे सभी विदेशी भाड़े के सैनिक थे। ये जियांगटियन ने एक नज़र में जिनयू को पहचान लिया। क्या यह आप हैं? जिनयू की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। हाँ, ये जियांगटियन ने ठंडी हंसी हंसी। तो देखते हैं कि क्या तुम में इसके लिए जान है। इससे पहले हुए आदान प्रदान में जिनयू और ये जियांगटियन ने एक साथ एक दूसरे की बंदूकें नष्ट कर दी थीं। अब वे केवल हाथ से हाथ का मुकाबला ही कर सकते थे। लगभग एक पल में ये जियांगटियन और जिनयू युद्ध में उलझ गए। दोनों एक विशेष इकाई के सदस्य थे। उनके कौशल विशेष बलों से कम नहीं थे। भयंकर चालों के साथ प्रत्येक चाल एक साधारण व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त घातक थी। ये जियांगटियन और चीजिन के बीच हुई पिछली बातचीत से जिनयू को पता चला कि ये जियांगटियन सिर्फ एक लीक नहीं था, वह मास्टरमाइंड था। चीजिन सिर्फ उसके लिए काम कर रहा था। जिनयू ऐसे मैल को परजीवी बने रहने की अनुमति कैसे दे सकता है? ये जियांगटियन का कौशल मजबूत था, लगभग जिनयू के बराबर। दोनों एक दूसरे की जान लेने पर आमादा होकर जमकर लड़े। उनकी लड़ाई बहुत तीव्र थी और न तो जिनयू ये जियांगटियन पर कोई लाभ प्राप्त कर सका और न ही ये जियांगटियन जिनयू पर थोड़ी सी भी बढ़त प्राप्त कर सका। तभी दरवाजे के बाहर से एक जोरदार आवाज आई। जिन रुयांग और अन्य लोग पहले ही बाहर अंगरक्षकों से निपट चुके थे। ये शियांगटियन ने भौहें चढ़ाईं। लगभग तुरंत ही उसे एहसास हो गया कि उसके लोग हार गए हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। जिनयू उनसे पहले इस क्लब हाउस में पहुंच गया था, जिसका मतलब था कि उसने उसका कोड तोड़ दिया होगा। तब तो उसने निश्चित रूप से पूरी तैयारी कर ली होगी, क्योंकि जिन लोगों को वह अपने साथ लाया था वे निश्चित रूप से ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें ये भाड़े के सैनिक संभाल सकते थे। स्थिति का तुरंत आकलन करते हुए ये जियांगटियन अचानक पीछे हट गया, चीजिन को पकड़ लिया और उसे जिनयू के सामने फेंक दिया। उसके होंठ झुके हुए थे और उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, जिनयू, हम किसी और दिन फिर मिलेंगे। जिनयू ने चीजिन को एक तरफ धकेल दिया और यह उस संक्षिप्त क्षण के दौरान था जब ये जियांगटियन ने खिड़की से बाहर छलांग लगाने का अवसर लिया। जिन रुयांग और अन्य लोग एक ही समय में अंदर घुस गए। जिनयू ने उनके हाथ से बंदूक छीन ली और उसे ये जियांगटियन पर निशाना बनाया जो पहले ही रात में गायब हो गया था। टकराना।
जिन्यू की निशानेबाजी इतनी सटीक थी कि घने अंधेरे में और दूर से भी ये जियांटियन सुरक्षित नहीं था। ये शियांटियन जमीन पर लुढ़क गया, गोली उसके गाल के पास से गुजर गई, जिससे उसका एक बाल झुलस गया और मुड़ गया। ये जियांटियन ने अपने गाल को अपने हाथ से ढक लिया, एक ठंडी हंसी निकाली और जल्दी से उस कार में सवार हो गया जो उसे लेने आई थी। ये जियांटियन को न पकड़ पाने के कारण जिन्यू ने एक जोरदार मुक्का मारकर अपनी मुट्ठी खिड़की पर दे मारी। उसने वास्तव में उसे भागने दिया था। ये शियांटियन को न पकड़ पाने का मतलब था उसे दोषी ठहराने का अवसर खोना। एक बार जब वह अपने देश लौट आएगा तो ची जिन के साथ उसकी मिलीभगत का सबूत ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आज का मिशन पूरी तरह से लाभ रहित नहीं था, कम से कम उन्होंने ची जिन को पकड़ लिया। कोई नहीं जानता था कि ची जिन वास्तव में अपने ही देश का नागरिक था। ये शियांटियन ने अभी अभी उसकी पहचान बदल दी थी, इसलिए जिन्यू और उसकी टीम के पास उसे गिरफ्तार करने और वापस लाने का हर कारण था। ये ची जिन का क्षेत्र था। इतनी बड़ी घटना के बाद बाहर के लोगों ने पहले ही ची जिन के अधीनस्थों को सूचित कर दिया होगा। फिलहाल प्राथमिकता ची जिन को शीघ्र हिरासत में वापस लाने की थी। उसी रात जिन्यू और उनकी टीम ची जिन के साथ डेल्टा से तेजी से निकल गई। रास्ते में उन्हें कई हत्या के प्रयासों का सामना करना पड़ा, जो सौभाग्य से विफल हो गए। लेकिन इससे जिन्यू और उनकी टीम दयनीय स्थिति में आ गई। चाहे आप कितने भी कुशल क्यों न हो, आप निरंतर प्रयास का सामना नहीं कर सकते। सौभाग्यवश इधर उधर भागने के बाद वे अंततः देश वापस आ गए। ची जिन के लोगों ने अंततः उनका पीछा करना बंद कर दिया। ची जिन के साथ लोगों का एक समूह टीम में वापस आ गया। जिन्यू ने व्यक्तिगत रूप से ची जिन से पूछताछ करने के लिए जाने से पहले एक क्षण भी विश्राम नहीं लिया। जब तक ची जिन ने ये जियांटियन की ओर इशारा किया, ये ठोस सबूत होगा। जिन्यू को ची जिन से ये जियांटियन का नाम उगलवाना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। दुर्भाग्य से ची जिन ने अपना मन बना लिया था, और कौन जानता है कि ये जियांटियन ने उस पर किस तरह का जादू डाला था। चाहे जिन्यू ने कोई भी क्रूर तरीका अपनाया हो, उसने अपने होंठ सील रखे, एक भी शब्द नहीं बोला। यहाँ तक कि जिन रुयांग और ये शाओटिंग के बारी बारी से प्रयास करने के बावजूद वे उसका मुंह नहीं खोल सके। वर्तमान में वे केवल ची जिन पर ही अपराध का आरोप लगा सकते थे। ये जियांटियन को पकड़ने में असमर्थ थे, जिससे जिन्यू क्रोधित हो गया। तारांकन जिन्यू को गए हुए आधा महीना से अधिक हो गया था और वह अभी तक वापस नहीं लौटा था। और जूनेनियन का कारखाना लगभग बनकर तैयार हो गया था। वह वितरकों से बात करने के लिए जू जिकियांग को लिन सिटी ले जाने की योजना बना रही थी। तभी दुकान पर फिर से परेशानी शुरू हो गई। केन फैंग घबराकर जूनेनियन के पास दौड़कर आया और उसे बताया कि दुकान में गड़बड़ी हो गई है। यान कुई हुआ किसी के साथ बहस कर रहा था। दूसरे व्यक्ति का पूरा परिवार वहां पहुंचा था। उन्होंने दावा किया कि जूनेनियन की दुकान से बटर नूडल्स खाने के बाद उन्हें पेट में दर्द होने लगा, फूड पॉइजनिंग का आरोप लगाया, मुंह से झाग निकलने लगा और अब वे सभी अस्पताल में हैं। ये सुनकर जूनेनियन को पता था कि उसे दुकान पर जल्दी जाना होगा। वह और जू जिकियांग दोनों इसमें एक साथ थे। दुकान के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। पास पहुंचने से पहले जूनेनियन यान कुई हुआ की आक्रामक आवाज सुन सकता था। हर कोई हमारे बटर नूडल्स खाता है और कुछ नहीं होता, केवल आपके परिवार को ही समस्या होती है, इसलिए यह निश्चित रूप से हमारे भोजन के साथ कोई समस्या नहीं है। आप मुआवजा चाहते हैं, सपने देखते रहो। एक वृद्ध महिला तुरंत नाटकीय ढंग से रोने लगी, जमीन पर बैठ गई और विलाप करने लगी। सब लोग ये देखें, मेरी पोती ने उनके घर पर नूडल्स का एक कटोरा खा लिया और उसे जहर हो गया। अब वह अस्पताल में है और वे अभी भी उसे भर्ती करने से इनकार कर रहे हैं। ओह मेरी बेचारी पोती, कानून का क्या हुआ? वे किस तरह का कचरा बेचते हैं, कौन जाने उन्होंने उसमें कौन सी हानिकारक चीजें मिला दी हैं। बूढ़ी महिला रोई और साथ ही अपने आंसू भी पोंछे। वहां एक महिला भी थी जो रोते हुए उसे सांत्वना दे रही थी। माँ, रोना बंद करो, चलो, ये लोग बहुत बदमाश हैं। फिर वह दुखी भाव से दर्शकों की ओर मुड़ी। मेरी बेचारी बेटी इतनी छोटी और पहले से ही नुकसान में है। यदि समय पर अस्पताल न जाया गया होता तो अब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती। वह अभी भी वहीं पड़ी है और डॉक्टर का कहना है कि इस वजह से मेरी बेटी को जीवन भर समस्याएं हो सकती हैं। हम आज न्याय मांगने आए हैं। देखिए इन लोगों का रवैया कैसा है। वे चिकित्सा खर्च की भरपाई करने को तैयार नहीं हैं और यहाँ तक कि हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हमें धमका रहे हैं। इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। बोलते बोलते वह लगातार रोती रही। मौत के करीब पहुंचने की बात सुनकर वहां मौजूद लोग आपस में बड़बड़ाने लगे, खासकर बटर नूडल हाउस के नियमित ग्राहक। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। उन्होंने यान कुई हुआ से परिवार को मुआवजा देने की मांग की। यान कुई हुआ इतना क्रोधित हो गई कि उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी गर्दन सूज गई। बकवास, हमारे नूडल्स में कोई हानिकारक चीज कैसे हो सकती है? तुम दोनों बदकिस्मत बूढ़ी औरतें, जितना दूर हो सके यहाँ से चली जाओ।
यान कुइहुआ ने तुरंत उन्हें भगाने के लिए झाड़ू पकड़ ली, लेकिन एक हटे कट्टे आदमी ने उसे खींच लिया और उसे मारने के लिए हाथ उठाया। यान कुइहुआ ने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और उस आदमी का चेहरा नोचने के लिए तैयार हो गई। हटे कट्टे आदमी ने सोचा कि झाड़ू के एक झटके से यान कुइहुआ दया की भीख मांगेगा, लेकिन झाड़ू लगाने के बीच में ही उसका हाथ दो नाजुक हाथों ने पकड़ लिया। वे उंगलियां पतली और गोरी थीं, उनके सिरे गोल थे और कसकर पकड़ने से लाल हो गए थे। मैं किसी को मेरी मां पर उंगली उठाने की चुनौती नहीं दे सकता। आवाज़, जो आमतौर पर कोमल होती थी, अब बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। उस हटे कट्टे आदमी ने एक नज़र डाली और जू नैनियन के नाजुक और सुंदर चेहरे को देखा, जिसने उसे एक पल के लिए हिला दिया। उस हटे कट्टे आदमी की पत्नी, जो एक क्षण पहले पीड़ित की भूमिका निभा रही थी और रो रही थी, ने अपने पति को किसी अन्य महिला को घूरते हुए देखा और जू नैनियन की बाह मरोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जू नैनियन ने उसे ठंडी नज़र से देखा। मुझे छूने की कोशिश करो और देखो क्या होता है। ठंडी और चौंकाने वाली आवाज़ के साथ, उसकी ठंडी निगाहों से मेल खाते हुए, महिला मौके पर ही जम गई, और जब तक वह अपने होश में आई तब तक उसे और उसके पति को जू नैनियन ने पहले ही जबरदस्ती धक्का दे दिया था। यान कुइहुआ ने जू नैनियन को आते देखा और उसे जल्दी से वापस खींच लिया। उसे डर था कि उसे धमकाया जाएगा। बेबी न्यान, माँ के पीछे छिप जाओ। झिकियांग, उन्हें यहाँ से बाहर निकालो। जब बुढ़िया ने जू नैनियन को आते देखा तो उसने अपनी बहू से एक नज़र मिलाई और फिर बुढ़िया और भी जोर से रोने लगी। अरे नहीं, यहाँ कोई न्याय नहीं है, वे लोगों को मार रहे हैं। सब लोग आओ, देखो, ये लोग घातक भोजन बेचते हैं और किसी को मारने की भी हिम्मत करते हैं। अब दर्शक इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। किसी ने कहा, बॉस, आपके सामान के कारण किसी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, आपको मुआवजा देना चाहिए। ठीक है, भुगतान करो। यहाँ तक कि किसी ने धीमी आवाज में कहा, अब क्या हुआ, मैं तो खत्म हो गया। मैं अक्सर उनके घर पर खाना खाता हूँ, मुझे उम्मीद है कि मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ये सड़क के उस पार स्थित फैक्ट्री का एक कर्मचारी था, जो फैक्ट्री की वर्दी पहने हुए था, जिसने जू नैनियन से पैसे देने के लिए शोर मचाना शुरू किया। वह एक दुबला पतला और मतलबी सा दिखने वाला आदमी था, जिसका चेहरा तुच्छ और दुर्भावनापूर्ण लग रहा था। कई लोग इस बात पर अड़े रहे कि जब उन्होंने दूसरों को चिल्लाते सुना तो वे भी उनकी तरह शामिल हो गए और जू नैनियन से परिवार को मुआवजा देने की मांग करने लगे। भीड़ का बढ़ता समर्थन देखकर जमीन पर बैठी रोती हुई वृद्ध महिला की आंखों में आत्मसंतुष्टि झलकने लगी। जू नैनियन ने दुकान के प्रवेश द्वार पर भीड़ में खड़े लोगों को देखते हुए अपने होंठ भींच लिए। सभी लोग, कृपया मुझे एक क्षण का मौन दें। इससे पहले कि आप ये निर्णय लें कि मेरे परिवार को ये पैसा देना चाहिए या नहीं, क्या मैं कुछ शब्द कह सकता हूँ?